हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल जीबी ब्रेन्स। आप लोगों को जैसे कि पता है, मैं हूं गुंजन मैम और हम लोग कर रहे हैं आज क्लास 10th का 10th चैप्टर जिसका नाम है सर्कल्स। जैसे कि हमारी एनसीईआरटी मैथ सीरीज चल रही थी तो उसमें हम लोगों ने चैप्टर 9 तक के सारे एनसीईआरटी बेस्ड सारी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग करने जा रहे हैं सर्कल्स चैप्टर्स, जिसके बारे में आप लोगों को बहुत सारे डिटेल्स मिलने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस। बच्चों, जैसे कि आपको पता है चैप्टर का नाम ही सर्कल है। तो सर्कल होता क्या? एक शेप है। क्लास 9th में हम पढ़ के आए थे, तो एक छोटा सा रिकॉल ले लेते हैं। एक 2D शेप है हमारे पास में सर्कल, है ना। एक 2D शेप है जिसका कुछ ना कुछ सेंटर होता है। एक सेंटर लेटर, सपोज इस सेंटर को नाम दे दिया हमने सी। तो ये जो सी होता है, इस सेंटर से आप यहां पर कहीं पर भी एक लाइन ड्रॉ करो। लेटर सपोज मैंने यहां तक इस सर्कल को टच किया, तो सेंटर से ये जो लाइन हो रही है जहां पर इस सर्कल की जो सर्कमफेरेंस है इसको टच करे, इस लाइन को आप क्या बोलते थे बेटा? ये होते हैं हमारे पास में रेडियस। इसे क्या बोलते हैं हम? रेडियस। अगर मैं बात करूं मेरे सेंटर से होकर जाने वाली जो एक लाइन होती है, सेंटर से होकर जाने वाली जो सर्कल के दोनों एंड को टच करे, उससे आप क्या बोलते थे बेटा? ये है हमारे पास में उसका डायमीटर। क्लियर? तो डायमीटर की अगर मैं बात करूं तो ये मेरे पास में रेडियस का डबल होता है। रेडियस का क्या होता है बेटा? डबल होता है। कॉर्ड पढ़ रखा है आपने, है ना। सेंटर के अंदर ये हमारा जो सर्कल है, इस सर्कल के अंदर ये जैसे सर्कल है, ये इसका सेंटर है। तो अगर सेंटर से होकर अगर मेरे पास में कोई भी एक लाइन ड्रॉ करूंगी तो वो या तो अगर सेंटर से सिर्फ सर्कमफेरेंस तक ड्रॉ करूं तो वो हाफ होगी, तो रेडियस, और अगर मैं दोनों एंड पे टच करूं तो वो डायमीटर हो जाएगी। पर अगर एक बात करो कि अगर इस सर्कल के बीच में यहां पर कहीं चल रही होगी तो इसे क्या बोलेंगे आप? ये क्या थी हमारे पास में? कॉर्ड थी। क्या बोलते थे इसको हम? कॉर्ड। अब यहीं से बात कर दो, ये सेंटर से ऐसे भी जा रही है, ये सेंटर को नहीं जा रही है, बट ये बीच में कहीं से इस सर्कल के बाहर की तरफ एक्सटेंड हो रही है। तो ये जो लाइन होगी इसे क्या बोलेंगे बेटा? ये हमारे पास होती है सेकेंड। क्या बोलते हैं इसे आप? इस लाइन को हम बोलते हैं सेकेंड। हमारे इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक है बेटा, वो है पूरी तरीके से टेंजेंट के बीच ऊपर डिपेंड है। तो टेंजेंट होती क्या है? देखो, ये टेंजेंट हमारे पास में क्या है? टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को टच करना चाहिए आउटर साइड पे और सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे। वो क्या बोला मैंने? टेंजेंट क्या होती है बेटा हमारे पास में? टेंजेंट क्या होती है हमारे पास में? सर्कल के बाहर की तरफ, बाहर से, अंदर से नहीं है ना। अंदर से अगर टच करेगी तो वो सेकंड बन जाएगी। बाहर से टच करके जाने वाली जो लाइन होती है, जो सिर्फ उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करना चाहिए। तो अगर मेरे पास एक ही पॉइंट पे कोई एक लाइन टच करते हुए उस सर्कल को जा रही होगी तो वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी टेंजेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा चैप्टर ही टेंजेंट पे डिपेंड करता है हमारे पास में। क्लियर? तो ये क्या हो गई? ये तो हमारे पास में कॉर्ड है। कॉर्ड क्या कहलाती है? कॉर्ड वो लाइन होती है जो सेंटर से होकर नहीं जाती, पर सेंटर के अलावा सर्कल के अंदर अगर दो पॉइंट पे इनसाइड दिस सर्कल, अगर ये सर्कल को अंदर तरफ से, इनसाइड अंदर की तरफ से दो पॉइंट पे टच करेगी तो इसे हम कॉर्ड बोलेंगे। अगर ये बाहर की तरफ निकलते हुए तो इसे हम क्या बोलेंगे? सेकंड बोलेंगे। यहीं पर अगर बाहर की तरफ से कोई एक लाइन जा रही है हमारे पास में और ये सर्कल को एक पॉइंट पर टच कर दे तो उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? ये होगी हमारे पास में टेंजेंट। अब इससे बेस्ड कुछ थ्योरम्स भी है हमारे पास में जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे मैं थ्योरम्स बताती चलूंगी। तो चलो एक्सरसाइज पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक सर्कल के पास कितनी टेंजेंट होती है? तो देखो, हम अगर बात करें, एक सर्कल है ये हमारे पास में। लेटर सपोज इसको मैंने सर्कल बता दिया, ये इसका सेंटर है, सेंटर को मैंने ओ नाम दे दिया। ठीक, ये हमारे पास में सेंटर है। अब उसने पूछा कितनी टेंजेंट होती है। तो मान लिया, जैसे देखो, अब यहां से मैं लाइन करके जा रही सर्कल को, है ना। यहां पर इसको टच किया, यहां से एक टच किया, एक लाइन हमारे पास में ऐसे जा रही है जो टच कर रही है बाहर की तरफ, एक ऐसे जा रही है जो टच कर रही है हमारे पास में, है ना।
और कहीं लाइन बना देते हैं जैसे ये इसको टच कर रही है, लेट अस सपोज ये इसको टच कर रही है। अब ये जो टेंजेंट होती है अगर ये खुद इंटरसेक्ट कर रही है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है हमको, है ना। अगर ये खुद इंटरसेक्ट कर रही है बाहर की तरफ तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, बस इस सर्कल को कितने पॉइंट पे टच करना चाहिए, ओनली 1 पॉइंट पे टच करना चाहिए। तो देखो ये लाइन यहाँ पर टच कर रही है हमारे पास में, है ना, ये लाइन्स हमारे पास में कुछ कुछ पॉइंट्स पे टच कर रही है। तो जहां जहां टच कर रही है हम उनको देख ले। एक तो ये पॉइंट हो गया जहां टच कर रही है, एक हमारे पास में यहाँ टच कर रही है लेट अस सपोज, एक यहाँ टच कर रही है, एक ये अलग से टेंजेंट हो गई, एक ये टेंजेंट हो गई। तो हमारे पास में ऐसे तो सर्कल पे इन्फिनाइट पॉइंट्स होते हैं, और इन्फिनाइट पॉइंट्स से अगर मैं ड्रॉ करूं तो मेरे पास में इन्फिनाइट टेंजेंट्स बनेगी। तो एक सर्कल के पास में कितनी नंबर ऑफ टेंजेंट्स होती है, कितनी होती है, तो हम बात करेंगे यहाँ इन्फिनाइट होती है। क्या होती है बेटा, इन्फिनाइट होती है। इन्फिनाइट क्यों होती है, क्योंकि हमारे पास में सर्कल हर एक पॉइंट पे, सर्कल के सर्कमफेरेंस पे इन्फिनाइट पॉइंट्स होते हैं, और हर एक पॉइंट को टच करते हुए जाने वाली एक लाइन होती है। तो अगर आपके पास इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना कि सर्कल के सर्कमफेरेंस जो आउटर बाउंड्री दिख रही है ना बेटा, यहाँ पर नंबर ऑफ मल्टीपल्स पॉइंट्स होते हैं। तो ये पॉइंट से आप अगर एक एक लाइन भी ड्रॉ कर रहे हैं तो कितनी लाइंस हो सकती है, इन्फिनाइट लाइंस हो सकती है। ये पॉइंट ये जो लाइन होती है ना बेटा, ये सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है। अगर बाहर ये इंटरसेक्ट कर दे तो क्या होगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। बाहर सर्कल से दूर कर रही है ना इंटरसेक्ट, सर्कल पे इंटरसेक्ट नहीं होती, वो सर्कल पे इंटरसेक्ट नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ सर्कल के एक पॉइंट पे टच करवाते हैं उस लाइन को, है ना, ऐसे जाएगी वो। तो ये क्या होती है, सर्कल पे टेंजेंट कितनी होती है, एक सर्कल के पास कितनी टेंजेंट होती है, तो इनफिनाइट टेंजेंट होती है। आप किसी भी पॉइंट से कोई भी टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। तो कितनी टेंजेंट्स होती है एक सर्कल के पास, इनफिनाइट टेंजेंट्स होती है। क्लियर। ऐसे क्वेश्चन वैसे बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाते, बट आपके नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। चलो, तो 10.1 का हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इन डैश पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स पे टच करती है, तो पहले तो एक काम करो, आप सर्कल ड्रॉ कर लो। सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास में एक सर्कल है, ठीक। अब ये सर्कल, इसका सेंटर हमने मान लिया सी पॉइंट। क्लियर। तो आप बात कर रहे हैं टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो अभी हम बात यही तो करके आए थे कि अगर आपने कोई टेंजेंट ड्रॉ करी है तो वो इस सर्कल को कितने पॉइंट पे टच करेगी, कितने पॉइंट पे टच करना चाहिए, ओनली 1 पॉइंट पे टच करना चाहिए। कितने पॉइंट पे टच करना चाहिए बेटा, ओनली 1 पॉइंट पे। अगर एक से ज्यादा हो गई तो वो सेकंड बन जाएगी। तो यहां पर हमारे पास में क्या आंसर आना चाहिए, ओनली 1। कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है टेंजेंट सर्कल को, सिर्फ और सिर्फ एक, तभी तो वो टेंजेंट बनेगी। यही तो टेंजेंट होने की खासियत है, उसकी प्रॉपर्टी यही है कि वो सर्कल को कितने पॉइंट पे टच करेगी, ओनली 1 पॉइंट पर टच करेगी। ठीक। फिर आगे बोला है अ लाइन इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल को 2 पॉइंट्स पे। तो हमने कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, है ना। ये तो हमारे पास में हो गई टेंजेंट, इसको तो हमने बोला टेंजेंट। पर अगर आपके सर्कल को इंटरसेक्ट करे, है ना, इंटरसेक्ट करना, तो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है हमारे पास में, ये कुछ 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है हमारे पास में। क्लियर। अगर 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है तो इस लाइन को क्या बोलेंगे, अभी हमने पढ़ा था कि इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, सेकेंड। क्या बोलेंगे हम इसको, सेकेंड बोलेंगे हम। क्लियर। क्या बोलेंगे हम इसको, सेकेंड। अगर ये सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच करे तो, और अगर सिंगल पॉइंट पे टच करे तो टेंजेंट बोलेंगे। ठीक है। अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स। कितनी टेंजेंट्स हो सकती है उसके पास में, कितनी पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती है, तो बेटा हमारे पास मैक्सिमम एट मोस्ट एक तो ये टेंजेंट जा रही है ना, लेट अस सपोज, और एक नीचे की तरफ ड्रॉ कर सकते हैं हम। कितनी पैरेलल टेंजेंट्स है, एक तो ये और एक ये, तो कितनी पैरेलल टेंजेंट्स हो गई बेटा हमारे पास में, 2 हो गई। चाहे तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, है ना, हमारे पास में कुछ इस तरीके से भी बना लो आप यहाँ पर कि ये अगर यहाँ से टच करके जाएगी अगर इस तरीके से, तो भी हमारे पास में लाइंस कैसी हो जाएगी, यहाँ पर ये 2 टेंजेंट्स आपस में पैरेलल है, इनसे इंटरसेक्ट करे कोई दिक्कत नहीं, बट ये दोनों आपस में कैसे होना चाहिए, ये दोनों पैरेलल है या ये दोनों पैरेलल है। तो कितनी मैक्सिमम टेंजेंट्स पैरेलल हो सकती है, तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही टेंजेंट्स हमारे पास में पैरेलल हो सकती है। क्लियर। आगे क्या बोला, कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज। क्या बोला बेटा उसने कि आपके पास में जो सर्कल है, ठीक, लेट अस सपोज ये सर्कल है,
अब सर्कल से पहले तो टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। हमने इसको मान लिया टेंजेंट है हमारे पास में, अगर ऐसे बनाओगे तो टेंजेंट इस तरीके से बस एक ही पॉइंट पे टच करना चाहिए उसको, ठीक है। अब अगर मेरे पास में ये टेंजेंट है, यहां पर इसको टच कर रही है, तो ये कौन सा पॉइंट आ रहा है? देखो अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कहां पर है बेटा? सर्कल पे भी है और ये ही सेम पॉइंट टेंजेंट पर भी है, मतलब ये पॉइंट दोनों शेयर कर रहे हैं, है ना। सर्कल के पास भी पॉइंट है और टेंजेंट के पास भी ये पॉइंट है। तो आपसे वही पूछा कि ये जो कॉमन पॉइंट है किसके पास? टेंजेंट के पास। कौन सी टेंजेंट? जो सर्कल से होके जा रही है ना। और सर्कल के पास वो कॉमन पॉइंट जो सर्कल के पास भी और टेंजेंट के पास भी, दोनों के पास कॉमन होना चाहिए। जैसे ये वाला ये पॉइंट चल रहा है जो हमारे पास में, जो दोनों के पास कॉमन है, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे आप? इसका नाम क्या है? तो इसका नाम दे रखा है हमारे पास में क्या? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना। क्या है ये हमारे पास में? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा इसको अपन? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों के लिए छोटे छोटे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बना सकते हैं कि एक सर्कल के पास कितनी टेंजेंट्स हो सकती है? इनफाइनाइट टेंजेंट्स हो सकती है, पर पैरेलल कितनी हो सकती है? ओनली 2 पैरेलल हो सकती है। अगर एक लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट करते हुए जाए तो क्या होगी वो? तो उसे हम सेकंड बोलेंगे, ठीक। वो पॉइंट जो टेंजेंट पे भी हो और सर्कल पे भी हो तो क्या कहेंगे उसे आप? तो हम उसे बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में होनी चाहिए। अब हम चलते हैं हमारी मेन एक्सरसाइज पे, बट उसके पहले मैं कुछ आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हमारे पास में कुछ टॉपिक्स है बेटा जिनको हमको पता होना चाहिए। लेट अस सपोज ये हमारे पास में एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर में सी नाम दे देती हूँ, ठीक। अभी तक आप टेंजेंट पढ़ रहे थे, तो टेंजेंट क्या थी? जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके चली जाए, वो लाइन हमारे पास में टेंजेंट कहलाती है। क्लियर हमारे पास में? तो यहां से 2 थ्योरम्स आती है आपके पास में, 10.1 और 10.2 आपको दे रखी है आपके एनसीईआरटी में। तो ये थ्योरम पूछी भी जाती है कई बार एग्जाम में, तो मैं सिर्फ आपको उसका बता रही हूँ कि किस तरीके से है। देखो ये थ्योरम इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे बेटा, तो यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये सेंटर, अब सेंटर से जब आप इस सर्कल पे यहां पर कुछ भी लाइन ड्रॉ करोगे तो सर्कल से सर्कमफेरेंस तक का एक सर्कल है, और इस सर्कल के सेंटर से अगर मैं कोई भी लाइन ड्रॉ करूंगी तो ये सेंटर से सर्कमफेरेंस तक जाने वाली लाइन को तो मैं रेडियस बोलती हूँ, या हम लोग क्या जानते हैं इसको? रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हमारे पास में? रेडियस। और ये क्या हो गई हमारे पास में? टेंजेंट। तो ये अगर मेरे पास में रेडियस है, अगर इसको मैंने रेडियस बोला है बेटा, और ये हमारे पास में चल रही है टेंजेंट, तो रेडियस और टेंजेंट अगर मैं बात करूं तो इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनाती है? ये हमेशा परपेंडिकुलर ही होती है। क्या बोला मैंने? कि रेडियस और टेंजेंट दोनों मिलकर कितने डिग्री का एंगल बनाती है बेटा? 90 डिग्री का एंगल बनाती है। या फिर एक शॉर्ट फॉर्म याद रख लेना इसका कि रेडियस और टेंजेंट अगर ये साथ में आ जाए बेटा, सर्कल की रेडियस और टेंजेंट दोनों साथ में आ जाए तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा? हमेशा बनेगा 90 डिग्री का एंगल। क्योंकि हम बात करते हैं, थ्योरम ही दे रखी है कि अगर मैं सेंटर से टेंजेंट पे एक रेडियस को अगर ड्रॉ करूं तो ये हमेशा परपेंडिकुलर ही होती है। क्लास 9th में हम ये पढ़ के भी आए थे, उसी को ही रिकॉल कर दिया है बस टेंजेंट के फॉर्मेट में। तो अगर मैं सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं टेंजेंट पे, या फिर मैं बात करूं रेडियस और टेंजेंट, तो ये दोनों मिलके कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं? हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक। फर्स्ट थ्योरम। सेकंड थ्योरम क्या होती है हमारे पास में? ये सब हम आगे कर लेते हैं इसको। लेट अस सपोज एक और हम सर्कल ले लेते हैं यहां से, ठीक है। इस सर्कल का सेंटर हमने लेट अस सपोज सी ले लिया है। अब कोई एक पॉइंट है, यहां कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट से हमने बना ली एक टेंजेंट, पर एक नहीं एक से ज्यादा टेंजेंट हम ड्रॉ कर लेते। तो लेट अस सपोज हमने ये एक टेंजेंट ड्रॉ कर ली इस पॉइंट पे, ठीक है। इसको मैं भी और बना दूंगी, और एक ये टेंजेंट हमारे पास में जा रही है, टच करते हुए इसको कुछ इस तरीके से हमने ले ली है। दूर जाना पड़ेगा इसके लिए हमको, और ये वाली इसको इस तरीके से मैनेज कर लेते हैं अपन थोड़ा सा, ठीक है। यहां पर मान लिया इस पॉइंट पे हमारे पास में पी पॉइंट है, ठीक। इस पी पॉइंट से हमारे पास में 2 टेंजेंट ड्रॉ हो रही है,
क्या बोला मैंने, हमारे पास कोई पॉइंट P है जिससे हमारे पास में दो टेंजेंट्स आ रही है, दो टेंजेंट्स आ रही है और ये सर्कल को मान लिया लेट सपोज A और B पॉइंट पे टच कर रही है। क्या बोला मैंने बेटा, एक कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट मतलब हमारे सर्कल से बाहर है और इस एक्सटर्नल पॉइंट से हमारे पास में एक टेंजेंट जा रही है PA और एक टेंजेंट जा रही है PB। ठीक, तो आपको बताना है कि ये दोनों टेंजेंट्स आपस में इक्वल होती है। वैसे तो ये आपको बताना है, प्रूफ करना है, थ्योरम है, बट अगर मैं यहाँ पर बात करूँ थ्योरी बेस्ड की, तो यहाँ पर कंसेप्ट ये बनता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई दो टेंजेंट्स आपस में हमेशा कैसी होती है, तो आपस में हमेशा हमारे पास होती है इक्वल। ये क्या होती है इसके, इक्वल, दोनों आपस में होती हैं बराबर। अब कैसे होती है, तो देखो इसका प्रूविंग भी बता देती हूँ आप लोगों को, एक रफली प्रूफ बता रही हूँ। इसको अगर मैं यहाँ से ज्वाइन करूँ सेंटर से, तो क्या बन गई है, रेडियस बन गई सर्कल की। क्यों बन गई, अरे बेटा ए पॉइंट तो सर्कल पे ही है ना, और सर्कल्स के सर्कमफेरेंस से सेंटर को मिलाने वाली लाइन तो रेडियस ही कहलाती है। क्लियर, और मैं इसको सी को बी से भी मिला दूं तो ये भी क्या हो गई हमारे पास में, तो ये भी तो हमारे पास में रेडियस ही हो गई ना। अब मान लिया इसको मैंने यहाँ पर डैश 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 इस पॉइंट से मिला दिया, है ना, सी पे हमारे पास में। तो अब देखो यहाँ से हम प्रूफ कर रहे हैं, क्योंकि मुझे प्रूफ करना है कि AP इज इक्वल टू PB होगा, तो मुझे दो ट्राइंगल दिख रहे हैं। अब दो ट्राइंगल कौन कौन से दिख रहे हैं, एक ट्राइंगल हो गया PAC एंड एक ट्राइंगल हो गया मेरे पास में PBC, PB और C। अब मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, अब मुझे दिख रहा है कि बेटा दो ट्राइंगल है और मुझे किसी चीज को इक्वल प्रूफ करना है, तो मुझे क्लास 9th का कंसेप्ट याद आता है कॉन्ग्रुएंसी वाला। तो मुझे अगर दो ट्राइंगल दिख रहे हैं तो मैं यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी रूल लगा देती हूँ, तो मेरे पास में उसके जितने भी पार्ट्स होंगे वो इक्वल हो जाएंगे बाय CP/CT। क्लियर, तो मुझे प्रूफ क्या करना है, देखो अब जो भी गिवन है वो लिख लेते हैं कि AC इज इक्वल टू कितना होगा, BC। क्यों होगा, ये रेडियस ऑफ द सर्कल है हमारे पास में, है ना, रेडियस है हमारे पास में, और क्या, और हमारे पास में PC दोनों के पास में क्या है बेटा, PC दोनों के पास में क्या हो गया, कॉमन हो गया। क्या हो गया, ये कॉमन हो गया। अब तीसरी चीज बताओ, तीसरी चीज क्या है, ये तो हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब मुझे एक कंसेप्ट प्रीवियस अभी जस्ट इसके पहले जो पढ़ा था वो याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है कि रेडियस और टेंजेंट मिलके कितने डिग्री का एंगल बना रही थी, कितने डिग्री का एंगल बना रही थी, 90 डिग्री का एंगल बना रही थी। तो मुझे बताओ PAC इज इक्वल टू PBC हो जाएगा विच इज 90 डिग्री, है ना। तो यहां से क्या निकला, 90 डिग्री। तो अब हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि अगर 90 डिग्री आ गया हो और कॉन्ग्रुएंसी रूल की बात कर रहे हैं, तो कॉन्ग्रुएंसी में क्या हो जाएगा, ट्राइंगल PAC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल PBC के, किसके थ्रू बेटा, बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, है ना, क्योंकि सिमिलरिटी में तो RHS रूल लगता नहीं है, किसमें लगता है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी में, और 90 डिग्री अगर आ गया तो कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास में कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो PA इक्वल होगा क्या PB के, क्यों होगा, बाय CP/CT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर ऑलवेज इक्वल। क्लियर, इतना समझ में आया। तो मेरा पूरा बताने का एक ही मकसद था कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट, कोई बाहरी पॉइंट से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ की जाए सर्कल्स पे, तो ये टेंजेंट आपस में कैसी होगी, हमेशा इक्वल होगी। कैसी होगी बेटा, इक्वल होगी। और यही दो थ्योरम्स आपको कभी कभी पूछी जाती है, तो अगर कभी एग्जाम में आ जाए तो आप इस तरीके से उसका कंस्ट्रक्शन और प्रूविंग करके आ सकते हैं, इनके मार्क्स मिलते हैं। आपको प्रॉपर डायग्राम बना के आना है, लेबलिंग करके आना है, नाम देना है उनको, किस साइड को किसके बराबर बता रहे हैं, प्रॉपर पूरा एक्सप्लेनेशन करके आना है। ठीक है, अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं हमारी 10.2 जो क्वेश्चंस देखती है हमको। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास में दे रखा, अच्छा यहाँ पर अभी हमारे पास 10.1 बाकी है, उसके क्वेश्चंस हैं। एक टेंजेंट है PQ, पॉइंट P की सर्कल पे रेडियस 5 सेंटीमीटर एक लाइन पे मीट कर रही है जिसपे सेंटर PQ से दे रखा है। तो हम इतनी डिटेल्स बाद में पढ़ेंगे, पहले हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले दिमाग में हमको आता है कि अगर आपने सर्कल बोला तो सर्कल होना चाहिए, सर्कल का एक सेंटर होना चाहिए। इस सर्कल के सेंटर को कुछ बोल रखा है क्या, सेंटर O बोल रखा है आपने, तो इस सर्कल O को बता देते हैं। एक टेंजेंट चल रही मेरे पास में PQ, तो लेट अस सपोज मेरे पास में ये कोई एक टेंजेंट जा रही है जहां पर P जो है, पॉइंट P सर्कल पे
है हमारे पास में। तो यहां से जो मेरे पास में पॉइंट आ रहा होगा, इस पॉइंट को मैं पी में नाम दे देती हूँ, ओपी। ओपी क्या हो गई बेटा मेरे पास में? रेडियस। ओपी हो गई रेडियस। तो ये रेडियस कितने सेंटीमीटर की है मेरे पास? 5 सेंटीमीटर की है। क्लियर? अब यहां से अगर मैं लेके जाऊं इस टेंजेंट को, तो ये तो इन्फिनिट चल रही है, इस पॉइंट को लेट अस सपोज क्यू नाम देते थे, क्योंकि आपने टेंजेंट पी क्यू नाम दिया था, तो मैंने पी क्यू दे दिया। मीट लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट क्यू सो दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 12। तो पी क्यू की लेंथ फाइंड करनी है, मतलब ओ से अगर आप क्यू को मिला रहे हैं, अगर आपने ओ क्यू को मिला दिया तो ओ क्यू की लेंथ कितनी हो गई हमारे पास में? 12। तो फाइंड क्या करना है? पी क्यू। आया समझ में? वापस से क्वेश्चन आप रीड कर ले। एक टेंजेंट आपके पास पी क्यू चल रही है एट पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल, बोल रखा है सर्कल पे कौन सा पॉइंट होना चाहिए? तो सर्कल पे पॉइंट पी होना चाहिए, तभी तो वो दोनों का कांटेक्ट पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। रेडियस कितने सेंटीमीटर का? सो ओ से पी की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर की। लाइन मीट कर रहा है ओ से सेंटर को, अगर आप लाइन ड्रॉ करेंगे टेंजेंट तक मिलाएंगे तो कितने की डिस्टेंस है? 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस जा रही है। क्लियर? तो अब मुझे एक ट्राइंगल दिख रहा है यहां से, ऐसे क्वेश्चंस भी हैं इसलिए इसको अच्छे से करना। ट्राइंगल चल रहा है ओपीक्यू। ट्राइंगल क्या चल रहा है बेटा? ओपीक्यू। अब आपको दिख रही है रेडियस और टेंजेंट। रेडियस और टेंजेंट, रेडियस और टेंजेंट मिलके क्या बनाती है? 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो मुझे तो ओ पी क्यू अगर दिख रहा है तो यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल दिख गया, और राइट एंगल ट्राइंगल के सामने ये क्या होगा? हाइपोटेनस। इसको क्या बोल देते हैं अपन? परपेंडिकुलर। तो बचा हुआ क्या हो जाएगा? बेस। अगर आप चैप्टर 8 के अकॉर्डिंग बात करें या 9 के अकॉर्डिंग बात करें तो एंगल नहीं दे रखा कि किस एंगल की बात कर रहे हो आप, है ना? अगर यहाँ थीटा एंगल होता तो फिर ये परपेंडिकुलर बनता, अगर ये थीटा होता तो सामने वाला परपेंडिकुलर बनता, पर आपने तो दोनों ही एंगल नहीं दे रखे मुझे, इसीलिए बाय डिफॉल्ट मैंने इसको परपेंडिकुलर मान लिया और बचा हुआ बेस हो गया। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर दैट इज ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर दैट इज ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ठीक, अब ओ से लेके क्यू तक की डिस्टेंस दे रखी है, हाँ कितनी? 12 दे रखी है, सॉरी 12 दे रखी है। ओ से लेके पी के डिस्टेंस कितनी दे रखी है? ओ पी के डिस्टेंस हमको दे रखी है 5 की, 5 का स्क्वायर। एंड फाइंड क्या करना है आपको? पी क्यू स्क्वायर फाइंड करना है। अब 12 का स्क्वायर कितना होता है? तो 12 का स्क्वायर होता है 144, है ना? याद कर लेना बेटा। अब यहाँ पर 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है, प्लस 25 हुआ, पर मैं उसको शिफ्ट करूंगी हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे। तो जब हमने इसको इधर लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट किया तो प्लस का 24 इधर आके क्या हो गया? माइनस का 24 इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। अब माइनस कर ले तो 14 में से 5 गया बचेगा 9, यहाँ बचा 3 में से 2 गया बचेगा 1, अगेन यहाँ 1 तो एक्स्ट्रा था ही सही। रूट हटा, स्क्वायर हटाएंगे तो हमें क्या लगाना पड़ेगा बेटा? अंडर रूट लगाना पड़ेगा। तो मुझे बताओ पी क्यू की डिस्टेंस कितनी आई? पी से क्यू तक की डिस्टेंस कितनी आई? अंडर रूट 119 तो क्या ये ऑप्शन में है हमारे पास? यस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आप लोगों को समझ में आए कैसे किया गया? रेडियस हमेशा टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम आप बची हुई साइड्स को निकाल सकते। कोई एक साइड उन्होंने दे रखी थी, आपने लेंथ पूछा था, हमने लेंथ निकाल दिया। क्लियर? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Draw a circle and 2 lines parallel to given line such that one is a tangent, another is a secant of a circle. तो ठीक है, आप जैसा बोल रहे हैं हम वैसा ड्रॉ कर देते हैं, हमें क्या दिक्कत है? एक को क्या बताना है? दोनों लाइन पैरेलल होना चाहिए। क्लियर? उसमें से एक तो टेंजेंट होना चाहिए, तो पहले तो टेंजेंट ड्रॉ कर दो। लेट अस सपोज हम ये टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, इसको ऐसे। ठीक, ये हमारे पास हो गई टेंजेंट। ठीक, और दूसरी क्या पूछा उसने? सेकंड होना चाहिए, तो मैं इसको सेकंड है तो यहां अंदर से कहीं से जाएगी। अब मैंने उसको थोड़ा सा टिल्ड कर दिया, तो इस तरीके से अगर ये जाएंगी तो इन्फिनाइट पे क्या चलती जाएंगी? पैरेलल चलती जाएगी। तो एक टेंजेंट हो गई, ये टेंजेंट होगी, और उसको हमने क्या बोल दिया? सेकंड। सर्कल के सेंटर से नहीं होके जा रही है, देख लो सेंटर तो यहाँ पर है हमारे पास में, एक लाइन बाहर एक अंदर है। तो ये हो गया हमारे पास में जो आपने पूछा था। वैसे ऐसे क्वेश्चन पूछते नहीं है, बस एक आपका थ्योरी बेस्ड पार्ट है, तो इस पे ज्यादा परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है।
ठीक है, यहां से स्टार्ट होता है हमारे पास में हमारी एक्सरसाइज 10.2। तो उसकी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को। एक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक हमको चूज द करेक्ट ऑप्शन बोल रखा है और बोला है कि जस्टिफाई भी करके बताओ कि आंसर ऐसा आपने क्यों फाइंड कर रखा है। ठीक है, so from a point Q the length of tangent of a circle is 24 centimeter and distance of Q from the center is 25, so radius of the circle find करना है। क्लियर, हमको समझ में आ गया उन्होंने क्या पूछा। पहले तो हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। आपको अगर कुछ भी डाउट आए बेटा, किसी भी तरीके का डाउट आए तो आप एक काम करो, आप ना उसको अच्छे से ड्रॉ कर लो। ठीक है, पहले तो सर्कल ड्रॉ कर लिया हमने सर्कल यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब क्या बोला उसने, ये सर्कल का सेंटर हो गया, ओ सेंटर नाम दे दिया मैंने, है ना। एक पॉइंट Q से लेंथ ऑफ टेंजेंट सर्कल की कितनी है 24। तो लेट अस सपोज मेरे पास में एक ये कोई पॉइंट चल रहा है, इस पॉइंट को मैंने Q पॉइंट नाम दे दिया। ठीक है, Q से मेरे पास में ये जो टेंजेंट जा रही है जो इस पॉइंट पे टच कर रही है, लेट अस सपोज इसे P नाम दे दिया। तो P से Q की डिस्टेंस आपने कितनी दे रखी है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट दे रखी है। ये PQ टेंजेंट है तो इसकी लेंथ कितनी दे रखी है आपने 24 सेंटीमीटर दे रखी है। क्लियर, डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम सेंटर, Q की सेंटर से कितनी डिस्टेंस दे रखी है हमारे पास में, वो दे रखी है आपने 25। तो फाइंड रेडियस करना है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब मुझे बताओ क्या ये परपेंडिकुलर नहीं है, रेडियस और टेंजेंट दिख गए मुझे, तो रेडियस और टेंजेंट क्या बन जाएगी बेटा, परपेंडिकुलर, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर है इट मींस 90 है, तो ये हो गया हाइपोटेनस। एक को परपेंडिकुलर बोल देते हैं, एक को बेस बोल देते हैं हम लोग। अब मुझे बताइए क्या आप पाइथागोरस थ्योरम इसको सॉल्व नहीं कर सकते थे क्या, बकायदा कर सकते हैं आप इसको। तो इसका सॉल्यूशन आप कितना करोगे, देखो अगर मैं बात करूं तो कितना होगा 20। अब मैं डायरेक्ट करके बता दूं आपको तो आप लोग समझ लेना, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है तो आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन डिटेल में करवा चुकी हूँ। अब ये वाला क्वेश्चन मैं डायरेक्ट करके बता रही हूँ। हाइपोटेनस का स्क्वायर इट मीन 6 to 5, 25 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 6 to 5 इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 प्लस बेस का स्क्वायर, क्योंकि बेस तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर, क्योंकि परपेंडिकुलर तो पता ही नहीं था हमको, परपेंडिकुलर का स्क्वायर तो 576 इसके पास आएगा। ठीक है, तो माइनस हो जाएगा। अब 15 में से 6 गया, 15 में से 6 गया तो कितना बचेगा बेटा हमारे पास में, तो हमारे पास में बच रहा है 9। ठीक है, कितना बच रहा है हमारे पास में 9। अब यहां से बचा 1 यानी 11 में से 7 गया तो कितना बचेगा 4, यहां पर बचा 5। अब इसका स्क्वायर रूट कर दें आप तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा बेटा 7 सेंटीमीटर का। तो मुझे बताओ क्या आपका क्वेश्चन का आंसर ए है, यस इट इज ए। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन करना है। अगर मेरे पास सर्कल से रिलेटेड कुछ भी पूछे, सबसे पहले सर्कल बना लो और गिवन इंफॉर्मेशन को सर्कल के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दो। जैसे एडजस्ट कर दोगे तो जो भी रिक्वायर्ड कंडीशन होगी आप इजीली कर सकते हैं उसको। ठीक है, चलो ये हटा रही हूं मैं अभी के लिए, क्योंकि हमको नेक्स्ट क्वेश्चन करना है इसी में। तो आप इसको देख लेना बेटा, स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर वीडियो को पॉज करके देख लेना। इन्हें गिवन फिगर, आपको गिवन फिगर दे रखा है TP and TQ. TP and TQ are tangents of a circle with center O so that POQ आपका 110 है, देन आपको PTQ फाइंड करना है। PTQ मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है मुझे। ठीक है, कितना होगा बताओ। तो एक चीज मुझे दिख रही है कि POQT एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, 4 साइड से मिलकर बना हुआ एक क्लोज फिगर। अब 4 साइड, एक साइड ये, दूसरी ये, 3 और 4। ठीक, अच्छा ये तो 90 हुआ, ये भी 90 हुआ, क्यों, टेंजेंट है TP, रेडियस टेंजेंट क्या होगी 90 डिग्री, ये भी टेंजेंट, ये रेडियस, तो रेडियस और टेंजेंट मिलके 90 डिग्री का एंगल बना रही है। और मुझे पता है कि अगर क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो मुझे बताओ क्या मैं डायरेक्टली यहां से कर दूं, एक तो 90 है तो दूसरा भी 90 है,
तीसरा 110 डिग्री है, फोर्थ मुझे पी टी क्यू फाइंड करना था, वो होगा इक्वल 360 के। तो पी टी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई बेटा मेरे पास में 360। अब ये कितना हुआ 90 90 180 और मेरे पास में 110, तो 290 हो जाएगा क्या मेरे पास में, कितना हो गया 290 डिग्री। तो पी टी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, ये तो हो गया 0। 16 में से 9 गया तो कितना बचना है मेरे पास में 7। यहां से कुछ बचा क्या, नहीं, तो कितने डिग्री बचेगा बेटा 70 डिग्री। क्लियर। तो कुछ इस तरीके से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अगर मेरे पास में टेंजेंट दे दे इक्वल टेंजेंट है, ये तो हमको पता है। टेंजेंट और रेडियस मिलके बनाती है 90 डिग्री का एंगल। अगर एक एंगल दे दे तो दूसरा हम उसको फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि वो एक क्वाड्रिलेटरल बनाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के दे रखा है, इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम पॉइंट P टू अ सर्कल with center O are inclined to each other at angle of 80 degree, then POA is equal to। क्या आप लोगों को यहाँ सर्कल दे रखा है, नहीं दे रखा है तो हम बना लेते हैं बेटा। ठीक है, ये हमने सर्कल बना लिया, जैसे आपको ठीक लगे उतना छोटा आप बना लेना। मैंने सर्कल बनाया, ये सर्कल का सेंटर O बोला, क्यों आपने सेंटर O बोला है। अब इस सर्कल के सेंटर से दो टेंजेंट जा रही है, एक तो आ रही है PA और PB, मतलब कॉमन पॉइंट तो P होगा और P हमारे पास में एक्सटर्नल पॉइंट है ना। कुछ इस तरीके से टेंजेंट आती है एक्सटर्नल पॉइंट से, PA एंड PB। तो मैं इनको भी ज्वाइन करूंगी, ये भी हमारे पास में ज्वाइंट हो जाएंगे। और मुझे तो ये चीज पता है, जहां रेडियस और टेंजेंट दिख गई मैं बाय डिफॉल्ट ये पूरा 90 डिग्री ले लूंगी, है ना, पूरा ही 90 डिग्री आएगा। वो रेडियस और टेंजेंट मिलके कितने डिग्री बनाएगा 90 डिग्री। क्लियर। अब वो मेरे पास में कितना आ रहा है, एंगल कितना कर रही है, तो देखो यहां से सर्कल फ्रॉम पॉइंट P टू अ सर्कल विथ सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री। ठीक है, यानी ये दोनों जो टेंजेंट जा रही है बेटा, ये दोनों इंक्लाइन कर रही है, मिल रही है कितने डिग्री के एंगल पे हमारे पास में 80 डिग्री के एंगल पे। तो आपको फाइंड क्या करना है, POA, मतलब हमारे पास में ये वाला जो एंगल चल रहा है इसको फाइंड करना है, हमको इसको फाइंड करना है, सिर्फ इसको। अब फाइंड कैसे करोगे, तो मुझे बताओ कि अगर मुझे क्वाड्रिलेटरल चल रहा है PAOB, जस्ट प्रीवियस जैसे क्वेश्चन है हमारे पास में। ठीक, अगर मैं यहां पर करूं तो मेरे पास में ये पूरा एंगल निकाल लेते हैं पहले, तो हम ये पूरा एंगल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये 90 और ये 80 कितना हो जाएगा 180 प्लस 80 कितना हो जाएगा बेटा मेरे पास में 260 हो जाएगा। ये 260 को मैं 360 से माइनस कर दूंगी तो कितना बचेगा मेरे पास में, 260 को 360 से माइनस कर दूं तो 100 बचेगा। ठीक, अब ये तो 100 बच गया मेरे पास में, पूरा कितना एंगल आ गया, तो मेरे पास में AOB तो 100 डिग्री आ गया। समझ में आ गया ना आप लोगों को मैंने कौन सा एंगल निकाला, AOB। पर आपने तो मुझसे सिर्फ और सिर्फ POA बोला, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये दोनों इक्वल होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर के बारे में तो कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं है। तो आप क्या करेंगे बेटा, यहां से दो ट्राइंगल ले लेंगे, जैसे मैंने इससे पहले क्वेश्चन में किया था। एंगल POA, मतलब ट्राइंगल चल रहा है POA एंड चल रहा है मेरे पास ट्राइंगल POB। आप लोगों को दिख रहा है। अब मुझे बताओ क्या क्या चीज दिख रही है, मुझे दिख रहा है OP दोनों के पास कॉमन है ना। OP क्या चल रहा है मेरे पास में, कॉमन चल रहा है। आपने ऑलरेडी दे रखा है कि PA इज इक्वल टू PB होगा, क्यों, क्योंकि टेंजेंट से ही है, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर ऑलवेज इक्वल। क्लियर। और तीसरा क्या दे रखा है, तीसरा दे रखा है OA इज इक्वल टू होगा OB के, बिकॉज ये दोनों क्या है हमारे पास में, रेडियस ऑफ द सर्कल है। अब अगर ये तीन चीज इक्वल है तो मेरे पास में दोनों ट्राइंगल POA कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा क्या POB के, और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो इनके आपस के जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी आपस में कैसे होंगे बेटा, इक्वल। मतलब ये दोनों एंगल भी आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल, क्योंकि ये तो 90-90 है और ये दोनों एंगल यहां से भी कैसे हो जाएंगे, इक्वल। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये दोनों मिलके तो कितना बना रहे हैं 100, तो 100 का हाफ कर दो तो ये कितना बन जाना बेटा 50 डिग्री का। क्लियर। ये तो चलो मैंने इतना सॉल्व करके बताया। बाई चांस अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो आपको पूरा इस तरीके से सॉल्व करके आना है, और नहीं आ रहा है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर मैं एक्सटर्नल पॉइंट से अगर यहाँ पर सेंटर पे मिलाऊंगी, एक्सटर्नल पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करो जो सेंटर पे जा रही होगी, तो मेरे पास में ये जो भी एंगल बनेगा वो एंगल बाय सेक्ट होगा, हमेशा आधा ही होगा। क्लियर। चलो, तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब आगे करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट tangents draw at the end of a diameter of a circle are parallel. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वापस हमारे पास में एक सर्कल बना ले हम लोग, ठीक। अब उसने क्या बोला, आपके पास में टेंजेंट्स बोला है ना, उसने क्या बोला, टेंजेंट्स जो भी डायमीटर होता है, पहले तो डायमीटर ड्रॉ कर लेते हैं। लेट अस सपोज ये हमारे पास में एक डायमीटर है ना, इस डायमीटर के एंड से बोला, तो एंड से बोला मतलब ये हमारे पास में कुछ इस तरीके से चल रहे होंगे ये, ठीक है ना। ये पॉइंट्स हमारे पास में थोड़ा सा शिफ्ट कर लो इसको अगर मैं शिफ्ट करूं तो इसको मैं इस तरीके से शिफ्ट कर सकती हूँ, रोटेट कर लेते हैं अपन इसको। चलो भैया डिलीट ही कर देते हैं, इसको रोटेट कर देती हूँ मैं। ठीक, और यहां से ड्रॉ पे मत जाना बेटा लोग, ठीक है। जैसा जैसा है मैं तो अभी बना रही हूँ क्योंकि मुझे आपको बताना है। ये सेंटर है मेरे पास में, अब इस सेंटर से मेरे पास में दो टेंजेंट जा रही है, मान लिया इसको मैंने नाम दे दिया ए बी टेंजेंट, और यहाँ पर जा रहा है मेरे पास में सी डी टेंजेंट जा रहा है। क्लियर, ये हमारे पास में दो टेंजेंट ड्रॉ करी, तो आपने जो ड्रॉ किया हम यहाँ पर लिख देंगे, लेट अस वी ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर सी या ओ नाम दे दे, बात एक ही है। ड्रॉ अ टू टेंजेंट्स ए बी एंड सी डी विच आर पैरेलल टू द, अभी पैरेलल तो प्रूफ करनी है हमको, क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ क्या प्रूफ करेंगे बेटा, हम प्रूफ करेंगे कि ए बी पैरेलल होना चाहिए हमारे पास में सी डी के। अच्छा, अब मुझे बताओ, आपको दिख रहा है यहां से सी से ये मान लिया पी पॉइंट है और इसको बोल दिया मैंने क्यू पॉइंट है, ठीक। अब अगर ये पॉइंट्स है मेरे पास में, तो ये पॉइंट्स यहां से लेके सीपी तो मेरे पास रेडियस हो गई, और एपी आपके पास टेंजेंट चल रही है, तो ये 90 डिग्री होगा क्या, तो ये भी तो 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, और ये भी 90 डिग्री होगा। तो मुझे बताओ यहां से कि एंगल ए पी सी इक्वल टू हो जाएगा एंगल सी क्यू डी के, ठीक है। कौन सा एंगल ले रही हूं, ये वाला एंगल हमारे पास में नीचे वाले एंगल के बराबर, क्यों, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ऐसे ही हम अगर बात करें एंगल बी पी सी इज इक्वल टू हमारे पास में हो जाएगा ओ, ले लो इसको ओ ले लो, क्योंकि वहां पर आपने सी डी ले लिया है ना, सेंटर ओ ले लेती हूं मैं, है ना, सेंटर ले लेती हूं मैं ओ, क्योंकि हमने ऑलरेडी वहां पर सी डी ड्रॉ कर रखा है। तो हमारे पास में इस तरीके से, तो बीपीओ या एपीओ, यहां पर सारा ओ लिख देना। तो हमारे पास में बीपीओ किसके बराबर हो जाएगा, सी क्यू ओ के, ये भी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुआ। तो हम अगर ऐसे देखें तो क्या बोलते हैं, अगर दो लाइन पैरेलल्स हैं, अगर वहां पर हमने 9th में थ्योरम पढ़ के आए थे, अगर दो लाइन पैरेलल है और इनकी कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, तो इनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं, है ना। हमने ये पढ़ा था कि अगर दो लाइन पैरेलल है और एक कोई ट्रांसवर्सल लाइन है तो इनके अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल होते हैं, और इसका उल्टा भी सही है। अगर मेरे पास में कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन है दो लाइंस के बीच में, और मेरे पास में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल आ रहे हैं, तो हेंस ये जो दो लाइंस जा रही है ये क्या होंगी बेटा, आपस में इक्वल होगी। तो यहां पर क्या लिखेंगे आप, यहां पर लिखना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, hence AB parallel to CD, hence proved। बस इतना सा लिख के आना है आपको, ज्यादा नहीं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, सॉल्व तो कुछ करने को नहीं है हमारे पास। तो ये लिख के आना क्या, कि एक सर्कल बनाना, ड्रॉ करना दो टेंजेंट्स, इन टेंजेंट्स के बीच में जो डायमीटर जा रहा है, अब आपने बोल रखा ऑलरेडी डायमीटर है, तो ये 90 सारे 90 होंगे, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट मिलके 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अब अगर 90 डिग्री का एंगल बन गया तो बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हम देख रहे हैं कि आपस में इक्वल है, और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है तो लाइंस कैसी होंगी, गिवन लाइंस आर पैरेलल, हेंस प्रूव्ड। बस इतना करके आना, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल passes through the center। आप लोगों से क्या बोला कि हमारे पास में अब जो भी सेंटर से, ये सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं अपन, है ना, हमने सर्कल ड्रॉ किया, सर्कल का सेंटर ओ ले लिया हमने,
तो आपने क्या बोला कि परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का टेंजेंट से, तो अब टेंजेंट भी ड्रॉ कर लेते हैं अपन। लेट अस सपोज हमने ये टेंजेंट ड्रॉ करी, इस टेंजेंट को मैं नाम दे देती हूँ ए बी। ए बी एक टेंजेंट है, सेंटर ओ है सर्कल का, और ये अगर पास हो रही है तो यहाँ जहां से पास हो रही है ये पॉइंट हमेशा सेंटर से कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो इसको पी नाम दे देते हैं। तो प्रूफ क्या करना है कि ओ पी परपेंडिकुलर होना चाहिए ए बी पे, है ना, ओ पी परपेंडिकुलर होना चाहिए ए बी पे। अब आपको पता है कि रेडियस और टेंजेंट मिलके 90 डिग्री या परपेंडिकुलर ही होते हैं, पर प्रूफ करना हो गया। तो प्रूफ करने में आपको क्या करना है, लेट अस सपोज हमारे पास में कोई दूसरा पॉइंट है ओ डैश जो मिल रही है हमारे पास में, तो हम यहाँ लेट अस सपोज करते हैं कि ओ डैश पी हमारे पास में परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे। क्या बोला मैंने, कोई एक दूसरा पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं। क्या अज्यूम कर लेंगे कि ओ डैश पी परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे, है ना। इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। अब यहां से क्या लिखेंगे, हम यहां से लिखेंगे वी नो दैट क्या हमें पता है, हमें पता है कि टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, टेंजेंट जो है हमेशा परपेंडिकुलर होती है किसके साथ बेटा, रेडियस के साथ में। इट मीन्स आपके पास में क्या दे रखा है कि ओपी भी तो परपेंडिकुलर है, ए बी क्या, दोनों ही परपेंडिकुलर है। अगर दोनों ही परपेंडिकुलर है तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 हम क्या बोल सकते हैं कि ओपी और ओ डैश आपस में इक्वल होना चाहिए, ओ डैश पी दोनों आपस में कैसे होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। पर अगर इक्वल है तो मुझे दिख रहा है कि ये तो एग्जैक्ट 90 डिग्री है, पर ये 90 से तो छोटा दिख रहा है। क्यों, क्योंकि एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल तो 90 से छोटा ही जा रहा है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल तो मुझे दिख रहा है पर ये छोटा है, तो हेंस मैं यहां से बात करूंगी कि ओपी लेस देन है ओ डैश पी के, विच इज नॉट पॉसिबल। सॉरी, लेस देन है क्या, यहां पर ये हमारे पास में यहां से ग्रेटर देन है, ओपी क्या होगा हमारे पास में, ग्रेटर देन हो जाएगा किसके, ओ डैश पी के। अगर ग्रेटर है हमारे पास में, रेडियस ज्यादा है, तो इट मीन्स ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं होगा ना कि दोनों ही 90 हो जाए, है ना। 90 होने के लिए तो इक्वल होना चाहिए, बट मुझे इस पॉइंट पे क्या दिख रहा है, इस पॉइंट पे दिख रहा है कि ये जो ओ डैश पी है ये मेरे पास में ओपी से कम है ना, छोटा है हमारे पास में, हेंस ये पॉसिबल नहीं है। तो हो ना हो कि ओ एंड ओ डैश आर द सेम पॉइंट्स, हेंस यहां से बोल सकते हैं आप कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो भी होता है सर्कल का टेंजेंट के साथ में रेडियस के साथ कितना बनाता है, हमेशा 90 डिग्री बनाता है या फिर परपेंडिकुलर ही होता है। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। तो रेडियस फाइंड करनी है। तो इतने सारी इंफॉर्मेशन में कंफ्यूज मत होना। सबसे पहले तो आप सर्कल ड्रॉ करेंगे, सर्कल का सेंटर बनाएंगे, इस सेंटर को मैं ओ नाम दे देती हूँ। अब आपको क्या बोला, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए, है ना। अब मेरे पास में एक कोई टेंजेंट जारी है, ठीक है, एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो आप इसको, ये मेरे पास में टेंजेंट गई, यहाँ से एक पॉइंट मेरे पास में, तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होना चाहिए था। ये हमारे पास में जारी है लेंथ। अब ए पॉइंट से यहाँ पर मेरे पास में कोई एक पॉइंट बी लेट है, सपोज हमारे पास में बी इनका कॉन्टेक्ट हो गया, तो मुझे ओ बी तो फाइंड करना है, इसको एक्स लेट कर लो। अब क्या बोला है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। यहां से ओ से लेके ए तक की जो डिस्टेंस चल रही है, कितनी चल रही है मेरे पास में, 5 सेंटीमीटर चल रही है। और इसका हमारे ये जो सेंटर पॉइंट आ रहा है दैट इज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, सेंटर से सर्कल का, जो सर्कल के सेंटर से मेरे पास में यहां तक की जो लेंथ ऑफ सेंटर है इसकी डिस्टेंस कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो आप ये फाइंड कर सकते हैं ना बेटा बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री के सामने क्या बन जाएगा, हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपको फाइंड करना है, इसको मान लो बेस, तो आप बाय पाइथागोरस थ्योरम इसको सॉल्व करके बता सकते हैं। तो ये आपका होमवर्क है, आप इसको मुझे करके बताना, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। Two concentric circle of radius 5 centimeter and 3 centimeter. Find the length of the chord of larger circle which touch the smaller circle. ठीक है, पहले तो बताओ ये कंसेंट्रिक होता क्या है, कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है। तो कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है हमारे पास में एक ऐसा सर्कल जिन दोनों के सेंटर हमारे पास में सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए हमारे पास में, ये जो सर्कल है इन दोनों सर्कल का सेंटर एक ही होना चाहिए, इसे हम कंसेंट्रिक
सर्कल बोलते हैं, जैसे हमारे पास में ये है, तो इसका सेंटर मैंने ये बोल दिया। अब मेरे पास में एक बड़ा वाला सर्कल है और एक छोटा सर्कल है। जो बड़ा सर्कल है उसकी रेडियस कितने की है बेटा? ये मेरे पास में है 5 सेंटीमीटर की। कितने की है मेरे पास में? 5 सेंटीमीटर की है, ठीक है। अब एक लेंथ ऑफ कॉर्ड है हमारे पास। कॉर्ड हमारे पास में ये बड़े वाले सर्कल के लिए तो कॉर्ड हो जाएगी और छोटे वाले को क्या हो जाएगी? उसके लिए टेंजेंट हो जाएगी, क्योंकि सर्कल को, छोटे वाले सर्कल को तो एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है। और अगर कॉर्ड की बात करें तो कॉर्ड मैंने आपको शुरुआत में बताया था क्या होता है, सर्कल के इंटरनली 2 पॉइंट्स पे टच करने वाली लाइन कॉर्ड कहलाती है, ठीक है। तो लार्जर सर्कल टच कर रहा है स्मॉलर सर्कल को, हमको पता है, और यहां से यहां तक हमारे पास में रेडियस हो जाएगी। पर यही रेडियस मेरे पास में क्या है? यही रेडियस तो मेरे पास में छोटे वाले सर्कल की रेडियस है, और ये रेडियस हमारे पास में इस टेंजेंट के लिए परपेंडिकुलर भी हो जाएगी। तो ये मेरे पास में कितनी दे रखी है? 3 सेंटीमीटर गिवन है। लेट अस सपोज इसको P नाम दे देते हैं, और ये मेरे पास में AB कॉर्ड हो गया। तो अगर ये, तो यहां पर अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो ये भी मेरे पास में क्या हो गया? OB भी क्या है? OB भी तो 5 ही सेंटीमीटर है। ये हो गया परपेंडिकुलर। तो मुझे बताओ इन ट्राइंगल OPB दिख गया आप लोग को? इसको हटा दो चाहो तो आप, इसका कोई काम ही नहीं अपने पास में। तो मुझे बताओ OPB में अगर मैं इसकी बात करूं तो हाइपोटेनस का स्क्वायर दैट इज OB का स्क्वायर, क्योंकि 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना? यही होगा। अब OB मेरे पास में 5 सेंटीमीटर दे रखा है, OP 3 सेंटीमीटर दे रखा है, PB हमको फाइंड करना है कितना होता है। तो आप इतने तो कैपेबल होकर कर सकते हो ना। तो 25 में से 9 गया, 25 में से 9 गया, स्क्वायर करके मैं इधर ले आई हूं, तो PB का स्क्वायर, PB स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बना बेटा? तो 25 में से 9 को माइनस करोगे तो 16 बचेगा, और 16 का स्क्वायर रूट कर लेंगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा हमारे पास में। तो PB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? PB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। पर आपसे पूछा क्या था? लेंथ ऑफ द कॉर्ड पूछी थी, और आप लोगों को अगर लेंथ ऑफ द कॉर्ड पूछा है तो अगर PB 4 सेंटीमीटर है, P से लेके B 4 सेंटीमीटर है, तो A से लेके PB कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। क्योंकि सर्कल पे, अगर सर्कल की बात करूं बेटा, सर्कल में अगर मेरे पास कॉर्ड होती है और आप सेंटर से उस पर परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है उसको। तो AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में? AB इज इक्वल टू AP प्लस PB विच इज 4 प्लस 4 सेंटीमीटर। तो टोटल कितनी हो गई हमारे पास में? 8 सेंटीमीटर, एंड दैट्स द आंसर। इस तरीके से आपको इसको पूरा सॉल्व करना है। याद रखना, अगर कंसेंट्रिक सर्कल आ जाए बेटा, तो कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है एक ही सेंटर से मिलकर बने हुए अलग अलग रेडियस के सर्कल। एक ही सेंटर होना चाहिए, पर रेडियस डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। तो कुछ इस तरीके से उसका पूरा सोल्यूशन है, आप लोग देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब अपन। तो नेक्स्ट अपने पास में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। एक क्वाड्रिलेटरल है, ये दे रखा है क्वाड्रिलेटरल ABCD आपको, और बोल रखा है ये सर्कमस्क्राइब किए हुए है सर्कल को, तो प्रूव करना है AB प्लस CD इज इक्वल टू AB प्लस BC है। ठीक है, चलो तो सॉल्यूशन में अगर मैं बात करूं तो मुझे बताओ यहां से मेरे पास क्या क्या चीज चल रही है। एक सर्कल चल रहा है, और सर्कल में ये जो D, C, B और A पॉइंट्स जो हैं, ये तो मेरे पास में क्वाड्रिलेटरल के क्या है? पॉइंट्स है, कॉर्नर पॉइंट्स है। अब अगर मैं बात करूं A से P और A से S, तो ये तो मेरे पास में आपस में इक्वल होना चाहिए। क्यों? AP इक्वल होगा AS के। क्यों होगा बेटा? टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P। आपको पता आपको पता है ना कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से अगर मेरे पास में टेंजेंट ड्रॉ की जाए तो ये टेंजेंट्स आपस में कैसी होती है? इक्वल। तो AP किसकी इक्वल होगा? AS की इक्वल होगा। ठीक है, ऐसे B पॉइंट से बात करूं तो जितना BP होगा उतना ही BQ भी होगा। तो यहां लिख दो, जितना BP होगा उतना ही BQ भी होगा। अगेन सिमिलर स्टेटमेंट चलेगा। ऐसे ही C से बात कर ले, तो C से R जितना है उतना ही C से Q भी होगा। तो C से R जितना है उतना ही C से
क्यू भी होगा, सेम स्टेटमेंट। ऐसे डी के लिए भी बात कर लें तो डी से आर जितना होगा डी से एस भी उतना ही होगा, डी से एस भी उतना ही होगा हमारे पास में। क्लियर? अब मेरे पास में मुझे बताओ ये 4 इक्वेशन बन गई है ना, ये 4 इक्वेशन हमारे पास में बन गई है, 1 2 3 और 6 है ना। अब मुझे बताओ मुझे क्या चाहिए, मुझे LHS और RHS को प्रूव करना है। तो मैं देखती हूँ AB। अब A और B साइड किन किन से मिलके बनी है बेटा, AP और BP से मिलके बनी है। तो मेरे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देना चाहिए मुझे। तो AP और BP को सम करूंगी तो मेरे पास में पूरी AB साइड मिल जाएगी। अगेन CD चाहिए तो CR और DR देखें तो कहाँ चल रहा है, ये चल रहा है CR और DR। तो हम बात करते हैं फ्रॉम, यहां से लिख देना बेटा आप, इसको क्या लिखेंगे आप, एड इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, चारों को हमने ऐड कर लिया। अब ऐड कैसे करेंगे, तो इनके LHS अलग और RHS अलग। AP को लिखना किसके साथ में, BP के साथ में। आपको ये देखना पड़ेगा है ना, आप खुद कॉन्शियसली देखना कि अगर मुझे AB साइड चाहिए तो AB BP और AP का कंसेप्ट है, तो AP और BP मिलके AB बना रहे पूरा। अगेन CR के साथ में लिखेंगे DR, तो CR के साथ में क्या लिखेंगे बेटा, DR लिखेंगे आप, है ना। ये सेम साइड ही लिखना आपके पास में, तो जाके आपके पास साइड आएगी। अदरवाइज आप CQ के साथ CR लिख रहे हो या इनको कहीं और से उल्टा पलटा करके लिख रहे हो तो वहां पर आपके पास में वैल्यूज गलत आ सकती हैं। फिर आपको बनाना AD, तो A से लेके D तक ये साइड है तो AD बनता है AS और DS से। अब AS और DS ये लिखे तो मैं इनको पास पास लिख लेती हूँ, AS और DS, क्योंकि अब जब आपने LHS प्लस किया तो RHS भी होंगे वो, तो बस मैं उनको एक साथ ज्वाइन करके लिख रही हूँ। और ये बचे हुए दो क्या क्या, BQ और CQ। अब मुझे बताओ AP और BP मिलके क्या बन रहा है, ये तो बन गया पूरा AB और ये दोनों मिलके क्या बन गया हमारे पास, CD इज इक्वल टू, ये बन गया मेरे पास में AD और इसको क्या बोला हमने, BC, है ना। यही तो प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। बस कुछ नहीं किया, चारों टेंजेंट्स आपस में इक्वल होती है हमारे पास में। और अगर मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया तो पूरी साइड AD ही तो बन रही है, AB ही तो बन रही है, या तो BC ही तो बन रही है, या तो CD ही बन रही है। तो इस तरीके से आप उसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बताऊं तो हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना बेटा। और बहुत ईजी है, सिर्फ और सिर्फ टेंजेंट के कंसेप्ट पे बेस्ड है, तो आप लोगों के लिए बहुत आसान है। जितने भी मैं आपको चैप्टर करवा रही हूँ, जितने क्वेश्चन करवा रही हूँ, और जितने क्वेश्चंस मैंने बताए हैं कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो बेटा बहुत स्टडीज है इन चीजों के। हम लोग जब हर साल मैं क्वेश्चन पेपर देखती हूँ तो मुझे दिखते हैं कि ये रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक वालों के लिए रिपीटेड होते हैं, स्टैंडर्ड मैथ्स जिन लोगों ने ले रखा बेटा उन लोगों के लिए क्या होता है, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस थोड़ी थोड़ी वैल्यूज को चेंज कर देते हैं। इसीलिए इसमें कंफ्यूज मत होना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बस थोड़े से क्वेश्चन ट्विस्टेड आते हैं या फिर उनकी वैल्यू चेंज कर दी जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। इन गिवन फिगर एक्स वाई, यहां पर फिगर दे रखा है आपको, एक्स वाई हमारे पास में एक पूरी ऊपर से लाइन चल रही है ना, टेंजेंट चल रही है, और एक्स डैश वाई डैश पैरेलल टेंजेंट से हमारे पास सर्कल की सेंटर O है, एक दूसरी टेंजेंट हमारे पास में जा रही है AB, AB एक और कोई बाहर से टेंजेंट है। ठीक है, जो दे रखा है हमने फिगर के अकॉर्डिंग हमने देख लिया। अब आपको प्रूफ क्या करना है, सिर्फ एक चीज कि AOB ये वाला पूरा एंगल कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो हम क्या काम करते हैं, हम एक काम करते हैं, जो आपने पॉइंट दे रखा है O, सेंटर O को मैं C से ज्वाइन कर देती हूँ। क्या करा हमने, सेंटर O को सेंटर C से ज्वाइन कर दिया, ये O को मैंने C से ज्वाइन कर दिया। ठीक, क्लियर। अब यहां पर आप देखो कि मेरे पास में दो ट्राइंगल, क्योंकि मुझे ये पूरे सर्कल चाहिए ना, अब मैं ये दो ट्राइंगल ले लेती हूँ। कौन कौन से दो ट्राइंगल, एक तो APO और एक चल रहा है OAC, दो ट्राइंगल लेते हैं अपन। ठीक है, क्योंकि मुझे प्रूफ करना है 90 डिग्री। तो पहले तो हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल POA एंड ट्राइंगल AOC। अब जब दो ट्राइंगल है बेटा तो प्रूफ क्या करेंगे आप, दो ट्राइंगल में हम लगाते हैं हमेशा कॉन्ग्रुएंसी, क्योंकि मुझे 90 डिग्री चाहिए तो मुझे दो ट्राइंगल के बिहाफ पे पहले तो सारे एंगल्स इक्वल बताने पड़ेंगे। तो यही से हम बात करते हैं कि जितना PA होगा उतना ही PAC भी तो होगा,
है ना। अगर मैं बात करूं यहां पर ए मेरे पास में एक एक्सटर्नल पॉइंट हो जाएगा, तो ए से पी और ए से सी मेरे पास में क्या बन गई, टेंजेंट्स बन गई। और टेंजेंट्स हमारे पास में फ्रॉम एक्सटर्नल, ये टेंजेंट्स आर इक्वल लिख देना, टेंजेंट्स आर इक्वल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए, एक्सटर्नल पॉइंट ए, कैपिटल ए से जो आने वाली टेंजेंट्स है वो इक्वल है आपस में। दूसरा क्या, दूसरा हमारे पास में चल रहा है पीओ, जितना होगा उतना ओसी भी होगा, क्यों, रेडियस है हमारे पास में सर्कल की, ठीक है। और तीसरा क्या दिख रहा है हमको, मुझे तीसरा दिख रहा है कि ओ ए जो है दोनों के पास में क्या है बेटा, कॉमन आ गया, कॉमन है हमारे पास में। तो अगर ये तीन चीज हो गई प्रूफ, तो ट्रायंगल पीओए कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, एओसी के। क्लियर। अब इतना सब आपने क्यों किया, इतना सब मैंने सिर्फ इसीलिए किया था ताकि ये जो कंस्ट्रक्शन यहाँ चल रहा है, एंगल ये वाला और ये वाले दोनों एंगल इक्वल हो जाए। कौन कौन से दोनों एंगल बेटा, बाइसिपिसिटी, ये किस क्राइटेरिया के थ्रू है, तो साइड 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 एंगल क्राइटेरिया के थ्रू इक्वल होगा। अब कौन सा ट्रायंगल आ गया बेटा, एंगल कौन सा है, पीओए, किसके इक्वल हो गया, एओसी के, किसके थ्रू, बाय सीपी सीटी, इसको बोल दे इक्वेशन नंबर 1। अब देखो जैसे ये दो एंगल बनाए, ये दो ट्रायंगल भी तो जो नीचे के चल रहे हैं ये दोनों भी तो सिमिलर ही होंगे, तो हम यहां से लिख देते हैं सिमिलर बाय सिमिलरली, ऐसे लिख देना है यहां, सिमिलरली ट्रायंगल। अब नीचे कौन कौन से ट्रायंगल चल रहे बेटा, नीचे ट्रायंगल चल रहा है क्यूओबी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, बीओ सी के। और अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो हमारे पास में सेंटर पे बनने वाले एंगल, क्योंकि आपने सेंटर पे ले रखा है ना, एंगल हो यहाँ सेंटर पे ले रखा है, इसीलिए मैं सेंटर पे ये दो एंगल्स जो होंगे इन दोनों को भी एंगल को आपस में बराबर बता दूंगे। तो यहां से लिख सकते हैं अपन QOB इज इक्वल टू हो जाएगा BOC के, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। अब क्या, अब तो हमने ये सब प्रूफ कर दिया। अब यहां से देखो क्या बोल रहे हैं हम कि ये जो हमारे पास में जा रही है POQ, ये पूरी POQ, हेंस यहां से लिख सकते हैं आप POQ इज ए डायमीटर, POQ इज अ क्या है बेटा, सेंटर से जाने वाली साइड लाइन है। तो सेंटर से जो हमारे पास लाइन जाती है वो क्या होगी हमारे पास में, डायमीटर, डायमीटर ऑफ अ सर्कल, डायमीटर ऑफ अ सर्कल। और ये अगर लाइन है हमारे पास में, POQ इज ए लाइन और ये डायमीटर है, तो डायमीटर है तो बेटा मुझे बताओ यहां आने वाले सारे एंगल का सम कितना डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, एंगल POA प्लस एंगल AOC प्लस एंगल COB प्लस एंगल BOQ, इन चारों एंगल का सम कितना होना चाहिए बेटा, 180। 180 ही क्यों, क्योंकि POQ एक लाइन है और एक लाइन के एक तरफ आने वाले सभी एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब आपने बोला ये दोनों तो इक्वल थे, क्या थे दोनों इक्वल, और मुझे एंगल AOB चाहिए, इट मीन्स मुझे कौन सा एंगल चाहिए, अगर मैं यहां से देखूं तो मुझे सिर्फ और सिर्फ यही एंगल चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, ये दोनों एंगल इक्वल है तो मैं अंदर वाले एंगल को लूंगी, मतलब AOC को डबल लिख लूंगी। तो AOC मेरे पास में डबल हो जाएगा क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है तो दोनों प्लस हो जाएंगे। COB और BOQ, COB और BOQ, तो यहां पर अगर इन दोनों के एंगल की बात करूं तो ये भी इक्वल है तो ये डबल लिख सकते हैं, प्लस 2 BOC, कितना है ये 180 डिग्री, दोनों से मैं कॉमन ले लूं तो AOC प्लस BOC इज इक्वल टू कितना हो गया। अब मैंने यहां से दोनों से 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया तो 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा 90 डिग्री। और मुझे बताओ AOC और COB मिलके पूरा एंगल AOB ही तो बना रहे, तो ये दोनों एंगल का सम कितना हो गया पूरा मेरे पास में, ये हो गया पूरा AOB, और AOB कितने डिग्री है 90 डिग्री, एंड ये प्रूव्ड हो गया हमारे पास। क्लियर, कैसे किया समझ में आया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं बेटा ऐसे क्वेश्चन, है ना, 3 या 4 मार्क के क्वेश्चन पूछे, वैसे तो 4 मार्क के नहीं आते CBSE में, वो तो केस स्टडी बनाता है। तो ऐसे बेसिक वालों के लिए तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आप करके जाना। प्लस एग्जाम्पल में भी जितने क्वेश्चन दे रखे वो भी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
prove that angle between two tangents drawn from an external point of a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of a contact to the center. ठीक है, ये भी एक तरीके की थ्योरम ही है, तो हम इसको बना लेते हैं कि किस तरीके से वो बोल रहा होगा. ठीक है, ये हमारे पास में अब मान लिया एक टेंजेंट तो कुछ इस तरीके से जा रही है, एक टेंजेंट इस तरीके से जा रही है हमारे पास में. लेट अस सपोज इसको अपन ए बोल देते हैं. यहाँ पर मेरे पास में ओ पॉइंट है, इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं सेंटर के साथ में, है ना. तो ये मेरे पास में हो गया पी, इसको बोल देते हैं अपन बी, और यहां से मेरे पास में चल रहा है एक, इस लाइन को ज्वाइन कर देते हैं. तो क्या प्रूफ करना है बेटा? एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, ये दो टेंजेंट्स के बीच में जो बनने वाला एंगल होता है, ये वाले एंगल की बात कर रहा है, ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल इज, ये सप्लीमेंट्री होता है किसके? एंगल सबटेंड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. मतलब ये जो लाइन सेगमेंट जा रही है, जो इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को ज्वाइन करती है, तो सेंटर पे ज्वाइन करती है हमारे पास में यहाँ पर. तो इन दोनों ये वाला जो एंगल आ रहा है मेरे पास में, ये दोनों एंगल का सम कितना होता है हमारे पास में? 180 डिग्री होना चाहिए, सप्लीमेंट्री एंगल होना चाहिए. सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री. तो मुझे यहां से दे रखा है, अगर मैं बात करूं, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं बेटा. मुझे बताओ ये 90 डिग्री होगा? एज वी नो दैट ये दोनों 90 डिग्री होते हैं. एंड हमें यहां से दिख रहा है कि POBA इज अ क्वाड्रिलेटरल. ये तो एक क्वाड्रिलेटरल है ना, चार साइड से मिलकर बना हुआ एक क्लोज फिगर. POBA या AOPB, जो भी आपको नाम देना हो. अगर मैं देखूं तो चारों एंगल का सम कितना होगा? एंगल P, एंगल O, एंगल B और एंगल O, है ना. मैंने अभी तो ऐसे पूरे लिख दिए. इन सबका सम कितना? 360 डिग्री होना चाहिए बेटा. अब एंगल P और एंगल B तो 90 डिग्री है. ठीक है, एंगल P और एंगल B कितने डिग्री है? 90 डिग्री है. तो मुझे बताओ एंगल P 90 हो गया. एंगल A को आप नाम लिख दो. एंगल A को क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं PAB. ठीक है, प्लस एंगल B 90 डिग्री, और एंगल A को क्या लिख रहे हैं हम? इसको लिख देते हैं POB. ये हो गया 360. अब 90 और 90 हो गया 180. अब PAB प्लस POB इज इक्वल टू कितना चल रहा है बेटा? ये 90 और 90 180 इधर जाएगा तो 360 से माइनस हो जाएगा 180, और 360 से माइनस हो जाएगा 180, तो क्या बन जाएगा? PAB प्लस POB इज इक्वल टू कितना बना? 180 डिग्री. और यही तो पूछा था, बस सॉल्व हो गया. तो उस यहां पर अब ये जब सॉल्व करो तो लिखना द एंगल, अब यहां से पूरा स्टेटमेंट लिख देना. एंगल बिटवीन टू टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center. बस यही बोला था कि हमारे पास में एक्सटर्नल पॉइंट मतलब हमारे पास में जो टेंजेंट चलती है, तो टेंजेंट जहां पर हमारे पास मिल रही होती है वहां पर बनने वाला एंगल, और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम सेंटर पे मिला रहे होते हैं, तो यहां पर बनने वाला एंगल, इन दोनों एंगल को अगर मैं बात करूं तो ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होना चाहिए. सप्लीमेंट्री का मतलब क्या? दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री. अब ये बेसिक चीजें तो हम ऑलरेडी एक प्रीवियस क्वेश्चन में भी करके आए थे, तो वही ये चीजों को मैनेज करना हमको, वैसे ही इन चीजों को बताना है. तो इस तरीके से अगर कभी प्रूविंग वाले क्वेश्चन आ जाए तो इसमें प्रूविंग वाले क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं. सिर्फ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है या फिर टेंजेंट के बेस पे क्वेश्चन है. तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा अच्छे से, और आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं. ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं. Question number 11. Prove that the parallelogram circumscribing a circle is a rhombus. क्या बोला बेटा उसने कि एक पैरेललोग्राम है, और एक पैरेललोग्राम जो आपका सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल को, वो कैसे होना चाहिए हमारे पास में? एक देखो यहां जैसे मैं बना देती हूँ, तो मेरे पास में ये कुछ इस तरीके का बन रहा है ना. एक रफली मैंने कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर इसको बना के दे दिया है. ठीक, अब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक यहाँ है, इसको नाम दे देती हूँ. अभी मैंने रफली ज्वाइन कर लिया है इसको, तो आप देख लेना. एक ये पॉइंट है मेरे पास में, एक ये पॉइंट कांटेक्ट है, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है. लेट अस सपोज इसको मैं नाम दे रही हूँ यहाँ पर ए पॉइंट, बी, सी और डी. यहाँ से मेरे पास में पी, क्यू, आर, एस, सेंटर मेरे पास में ओ हो गया. क्लियर? तो अब क्या बोल रखा है बेटा उसने ये बोल रखा मुझे कि जो पैरेललोग्राम है,
क्या दे रखा बेटा? पैरेललोग्राम। ये इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रिलेटरल नहीं है, क्या है ये? पैरेललोग्राम। और अगर पैरेललोग्राम है तो मुझे क्या पता होना चाहिए? मुझे ये पता होना चाहिए कि ए बी तो इक्वल होगा मेरे पास में सी डी के या डी सी के, एंड ए डी इक्वल होगा मेरे पास में बी सी के। क्यों? बाय प्रॉपर्टी ऑफ, यहां लिख लेना, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। आगे समझ, पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या होती है? यही होती है कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होती है। तो पैरेलल तो दिख रही है, मैंने इक्वल भी बता दिया उनको, ठीक है। अब यहां पर ये जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है, एक सर्कल बना रहा है, ये रोम्बस होना चाहिए। मतलब ये जो पैरेललोग्राम है, अगर ये इसके अंदर अपने अंदर एक सर्कल रखेगा तो ये जो पैरेललोग्राम का शेप बन रहा है ये रोम्बस होना चाहिए। और रोम्बस क्या होता है बेटा? रोम्बस का मतलब होता है कि चारों साइड्स इक्वल होना चाहिए। ए बी इज इक्वल टू बी, सी इज इक्वल टू सी, डी इज इक्वल टू ए डी, चारों साइड्स इक्वल होना चाहिए। तो हमको ये चारों साइड्स प्रूव करके आनी है। क्लियर? अब मुझे इतना सब कुछ नहीं देखना, मुझे सर्कल दिख रहा है, एक्सटर्नल पॉइंट दिख रहा है और टेंजेंट्स दिख रही है। तो मैं यहां से लिख सकती हूं क्या क्या कि ए पी इज इक्वल टू होगा ए एस के, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या? बी पी इज इक्वल टू क्या चल रहा है मेरे पास में? बी क्यू। अगेन सेम ही कंसेप्ट है, इसको भी इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। ऐसे ही सी से आर चल रहा है मेरे पास में, तो सी क्यू। अभी ऐसे सेम क्वेश्चन करके आए थे आप, याद है ना? अभी तो जस्ट किया हमने इससे पहले का क्वेश्चन, बस इसको थोड़ा सा डिटेल में बोल दिया। यहां से है डी आर इज इक्वल टू डी एस इज इक्वल टू, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बात करते हैं एड। अगेन यहां पर भी वही चीज करनी है, एड 1 2 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। तो अभी आपको पता है ना, प्रीवियसली जब हमने ज्वाइन किया था तो क्या बना था? तो जब मैंने इन दोनों को ज्वाइन किया था तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूं, यहां से हमने ए बी बनाया था और यहां पर क्या बन गया था? सी डी इज इक्वल टू, ये क्या बन गया था? ए डी प्लस बी सी। क्लियर? ये समझ में आ गया आप लोगों को? पर आप लोगों ने क्या बोला? ए बी किसके बराबर है? सी डी के बराबर है। तो फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट, यहां से लिख लेना ए बी। अब सी डी की जगह में क्या लिखूंगे बेटा? यहां पर भी तो ए बी ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी के ए बी इज इक्वल टू सी डी है, बिकॉज ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ऐसे ही यहां पर भी मैं लिख सकती हूँ क्या? बी सी लिख लो, बी सी या ए डी, किसी को भी किसी से भी लिख लो। तो बी सी को बी सी से इक्वल कर लेती है, तो हमारे पास में ये वैल्यूज आ जाएगी। अब यहाँ पर ए बी और ए बी कितने ए बी हो गए बेटा? ये हो गए 2 ए बी। कितने ए बी हो गए? ये 2 ए बी इज इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास में? 2 बी सी। ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ए बी किसके इक्वल रहा बेटा? बी सी के इक्वल रहा। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 5। अब ए बी किसके बराबर है? बी सी के बराबर। ए बी किसके इक्वल है यहां से? तो देखो ये प्रॉपर्टी हम अब यहां से करते हैं। क्या बोला उसने? ए बी, आपने इक्वेशन नंबर 5 से क्या बोला? ए बी किसके बराबर है? बी सी के इक्वल है। अब ये तो 5th इक्वेशन है, और ऊपर क्या बोला? बी सी किसके इक्वल है बेटा? ए डी के इक्वल है। और यहां पर ए बी किसके इक्वल है? ये ए बी किसके इक्वल है? तो ए बी तो मेरे पास में सी डी के इक्वल है, गिवन है ऑलरेडी। चारों साइड्स आ गई इक्वल, तो यही तो प्रॉपर्टी, हेंस ए बी सी डी इज अ रोम्बस। क्या समझ में आया आप लोगों को? अगर मेरे पास में कुछ इस तरीके का क्वेश्चन दे और बोल दे कि पैरेललोग्राम है, तो सबसे पहले तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती है। तो ए बी इज इक्वल टू सी डी बताया और ए डी इज इक्वल टू बी सी बताया। ये इक्वेशन हो गई प्रॉपर्टी की। अब ये जो प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की थी, उसके बाद में हम टेंजेंट्स की प्रॉपर्टी लगाएंगे, जिससे हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। हमने सबको ऐड किया था, तो मुझे पता था ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी डी आया। बट आपने क्या बोल रखा था कि ए बी और सी डी आपस में इक्वल है पैरेललोग्राम के साइड से, तो हमने ए बी को ए बी से ज्वाइन कर दिया, ऐसे बी सी को बी सी से ज्वाइन कर दिया। अगर आप ए डी भी लिख देते तो कोई दिक्कत नहीं थी। दोनों तरफ 2 थे तो 2 से कट कर दिया। ए बी बराबर है बी सी के। अगर ए बी इज इक्वल टू ए बी सी के, तो बी सी चल रहा है ए डी के बराबर, और यहां से ए बी किसके बराबर है? सी डी के। तो चारों आपस में आ गए इक्वल। हेंस अगर कोई भी पैरेललोग्राम, कोई भी ऐसा पैरेललोग्राम जो सर्कमस्क्राइब करता है अपने अंदर सर्कल को, तो बाय डिफॉल्ट वो कैसा पैरेललोग्राम होगा? रोम्बस ही होगा। ये हमने प्रूफ करके बता दिया। ठीक है, एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन पे अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। चलो नेक्स्ट करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन केस बेस्ड स्टडी की बात करूं
5 मार्कर क्वेश्चन की बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी वैल्यूज चेंज कर देते हैं बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन है, अगर ध्यान से समझोगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक ट्रायंगल एबीसीडी है, सर्कमस्क्राइब कर रखा उसने अपने अंदर सर्कल को, सेगमेंट दे रखी है आपके पास में बीडी और सीडी जिनकी लेंथ दे रखी है, तो आपको फाइंड करना है साइड एबी और एसी। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते, कभी कभी वैल्यू चेंज कर दे तो भी हमको पता होना चाहिए। अच्छा देखो, सर्कल की रेडियस भी दे रखी है 4 सेंटीमीटर, मतलब ओ से लेकर डी तक की भी डिस्टेंस आपने दे रखी है। तो हम कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या? कंस्ट्रक्शन ये कि अगर मैं बात करूं यहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट सी से मेरे पास में क्या हो रही है, ज्वाइंट हो रहा है, तो मैं ओ को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दूं और मैंने इसको भी इससे ज्वाइन कर दिया। ठीक, क्या हो गया हमारे पास में, ये मान लिया, लेट अस सपोज कि इस पॉइंट को मैं मान लेती हूं सी डी, ये ई हो गया, ये एफ पॉइंट हो गया। ठीक है, इसको आप नाम दे सकते हैं। अब आप इसको पूरा यहां तक ज्वाइन कर लो, इसको पूरा ऐसे 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 ज्वाइन कर लें आप डॉटेड लाइन से, डॉटेड लाइन से आप इसको पूरा पूरा ज्वाइन कर लेना यहां से। इसको भी हम एक्सटेंड कर दे तो बैक साइड पे हम यहाँ पर इसको ज्वाइन कर सकते हैं और इस तरीके से इसको ज्वाइन कर देना। कुछ इस तरीके से ट्रायंगल को आप बना लेंगे। क्लियर? अब क्या बेटा, अब यहां से देखो, यहां से समझो, सी एक्सटर्नल पॉइंट है, पहले तो मैं डायग्राम से ही समझा देती हूँ, है ना। जैसे इस तरीके का कोई मेरे पास में एक डायग्राम है जिसके अंदर ऐसे एक सर्कल बना हुआ है हमारे पास में, सर्कल का ये सेंटर, तो आपने क्या किया, यहां पर एक पॉइंट था, यहां पर एक पॉइंट था हमारे पास में और एक ये पॉइंट था। अब यहां से ये मेरे पास में अगर ए बी सी डी, इनको भी पॉइंट नाम दे दिए, तो ये तो एक्सटर्नल पॉइंट हुआ ना बेटा, सी पॉइंट, तो ये अगर 6 है तो यहां से यहां तक के भी ये जो पॉइंट चल रहा है ई, तो सी ई भी तो 6 ही हुआ। अगर ये डी पॉइंट था मेरे पास में, इसको आपने बी बोला और ये 8 सेंटीमीटर का है, तो ये भी तो 80 सेंटीमीटर हुआ। तो ये तो पता ही नहीं है, अगर ये एक से तो इसको भी एक से बोलना पड़ेगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट आती है वो इक्वल होती है। ये मैं रफली बता रही हूँ ताकि मुझे वहां पर करना ना पड़े ज्यादा। अब ये तो मेरे पास में सेंटर ओ था, ओ से डी तक क्या है, ओ से डी तक तो रेडियस है, तो रेडियस कितनी है, 4। ओ से एफ तक की रेडियस भी 4 और ओ से ई तक की भी रेडियस 4। इसको पूरा मिला दो इनसे, है ना, इनके एंड पॉइंट से आप जाके इसको पूरा इस तरीके से मिला देना। तो ये पूरा एक कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से बनने वाला है आपका। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन था आपका, तो ये कंस्ट्रक्शन आप कर लेना। चलो, तो मैंने आप लोगों को समझा दिया कि किस तरीके से हमको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अब क्या, अब हम यहां से लिख देते हैं पहले तो कि सॉल्यूशन पे आते हैं अपन। पहले तो गिवन लिख दो कि जितना सी डी होगा, ये कंस्ट्रक्शन आप सारा लिख के फिर लिखेंगे, जितना सी डी है उतना सी ई भी है, कितना है हमारे पास में 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास में बी डी जितना होगा, बी एफ भी उतना ही होगा, कितना होगा 8 सेंटीमीटर। और अज्यूम कर लेते हैं कि ए ई इज इक्वल टू ए एफ हमारे पास में कितना है, x सेंटीमीटर का होगा। क्लियर? अब देखो, अब मेरे पास में ना यहां पर कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो हम निकालेंगे एरिया। इन ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड करना पड़ेगा। अब ट्राइंगल्स कैसे चल रहे हैं बेटा, तो ट्राइंगल्स कुछ इस तरीके से चल रहे हैं। देखो ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए बता रही हूं। अच्छा, ये तो मेरे पास रेडियस हो गई, तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया। यहां से एक ट्रायंगल पूरी मुझे एक साइड चाहिए रहेगी, तो मैंने ए बी साइड ली, तो ए बी साइड से मेरे पास में ये पूरा एक ट्रायंगल बना। कौन कौन सा, ए ओ बी। कौन सा ट्रायंगल चल रहा है बेटा, एक ट्रायंगल इस तरीके से चल रहा है, ये ओ पॉइंट है, ओ से हमारे पास में परपेंडिकुलर एफ, और ये हो गया ए बी। मुझे साइड पूरी ए बी चाहिए, ऐसे साइड ओ ए सी भी चाहिए और ऐसे साइड बी सी भी चाहिए। तो मैं यहां पर बात करती हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी किसके इक्वल होगा बेटा, अगर मैं पूरे ट्रायंगल एबीसी को 3 भाग में तोड़ू, 3 टुकड़ों में तोड़ू, तो पूरे ट्रायंगल एबीसी के एरिया के इक्वल ही होगा हमारे पास में। तो देखो यहां से लिखते हैं हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन कौन सा होगा, एक तो मेरे पास में ए ओ बी प्लस, क्योंकि ये तो एक ही साइड ट्रायंगल एबी का, ए ओ बी का। अब यहां से ले लो बी सी, पूरी साइड किस में आ रही है यहाँ पर, तो एक ट्रायंगल हो जाएगा बी ओ सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी, बी ओ सी। और ऐसे ही एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा मेरे पास में, ये चल रही पूरी साइड ए सी, तो ए ओ सी।
क्लियर? इतना समझ में आया? हमने क्या करा, आपने मुझे एक ट्राइंगल दे रखा था, इस ट्राइंगल को मैंने 3 टुकड़ों में तोड़ दिया, कुछ इस तरीके से मेरे पास में दिख रहा है। एक तो ये ट्राइंगल दिख रहा है, एक यहाँ पर ट्राइंगल दिख रहा है और एक ये, ताकि इसमें पूरी पूरी साइड ऐसे आ जाए। तो ये मेरे पास में अगर यहाँ से ए था, इसको हमने बी बोला, ये सी है और ये पॉइंट ए है, तो ए ओ बी एक छोटा सा ट्राइंगल है, ऐसे बी ओ सी एक छोटा सा ट्राइंगल हुआ और एक ए ओ सी हमारे पास में छोटा सा ट्राइंगल हुआ। तो इन तीनों ट्राइंगल से मिलके मेरे पास क्या बन गया, एक कंप्लीट ट्राइंगल, दैट इज ए बी सी। अब मुझे एबीसी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मुझे एबीसी की तीनों साइड्स तो पता ही नहीं है और ना ही कोई इसमें परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, है ना, क्योंकि एंगल ए से परपेंडिकुलर थोड़ी ना डल रहा है मेरे पास में, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए हम ट्रायंगल ए बी सी को कैसे फाइंड करेंगे, बाय हीरोन्स फॉर्मूला, जो हमने क्लास 9th में पढ़ा था। इसीलिए बोला था कि ये थोड़ा लेंदी है, ध्यान से समझना, ठीक है। तो मैं यहां से लिखती हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना हो जाएगा हमारे पास में, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, मैं इसको यहां पर करवा देती हूँ नेक्स्ट पेज पे, ताकि आप लोगों के लिए ध्यान में रहे। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना होगा, अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, है ना, ताकि अपन इसको फिर लास्ट में वहां पर ले जाके सॉल्व कर ले डायरेक्टली। अब समझो मेरी बात, जैसे कि आपके पास में ट्रायंगल चल रहा था, इस ट्रायंगल में ये ए है, इसको बोला बी, ये हो गया सी, इनको पॉइंट्स को हमने मिला दिए थे कुछ इस तरीके से, ठीक। और यहां से हमारे पास में चल रहा था, ये पॉइंट है डी, इस पॉइंट को हमने बोल दिया था ई पॉइंट, और ये हो गया हमारे पास में एफ पॉइंट। ये 4, ये भी 4, ये भी 4, ये 8 था मेरे पास में, यहां से भी 8, ये एक्स है, ये भी एक्स है, इसको 6 सेंटीमीटर, इसको भी 6 सेंटीमीटर, क्लियर। अब मुझे बताओ कि मुझे ए बी साइड कितनी चल रही है, ए से लेके बी साइड तक, ए बी साइड कितनी है पूरी, यहां से लेके यहां तक कितनी है, 8 प्लस एक्स। तो मुझे बताओ, पहले तो सेमी पेरीमीटर निकालना है। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड के सम को डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा। तो 8 प्लस एक्स, तो एक तो ये साइड आ गई, ये साइड आपने ए भी निकाली, ऐसे बीसी कितनी हो जाएगी, 8 प्लस 6 प्लस एक साइड ये है मेरे पास में 6 प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाय 2। सेमी पेरीमीटर होता है, तो सारे साइड जो भी साइड्स है उन सब साइड्स के सम को डिवाइडेड बाय 2 कर दो। तो एस कितना आ जाएगा, क्योंकि हमको हीरोन्स फॉर्मूला में चाहिए रहेगा। तो 8 और 8 कितना हो गया, 8 और 6 14, 14 और 14 ये हो गया 28, 28 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 2। अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं हर एक टर्म को, या दोनों में से 2 कॉमन ले लूं, तो बेटा यहां से बनेगा मेरे पास में 14 और यहां से बचेगा x। क्या करा आपने कुछ नहीं करा, एलसीएम सेपरेट कर दिया। एक बार 28 को 2 से डिवाइड कर दिया, प्लस 2x को 2 से डिवाइड किया, तो यहां से बचा ओनली x और यहां से बचा 14। क्लियर, ऐसे आप सेपरेट करके उसको सॉल्व कर सकते थे। अब सेमी पेरीमीटर निकल के आ गया, तो फॉर्मूले में पुट कर ले। तो देखो फॉर्मूले में मैं पुट करती हूँ, सेमी पेरीमीटर कितना आया, 14 प्लस एक्स। यहाँ पर वैल्यू ध्यान से रखना है, क्योंकि सबसे ज्यादा गड़बड़ आप बच्चों की यहीं पर होगी, है ना, क्योंकि लेंदी कैलकुलेशन है, पहले ही बताया था मैंने। तो थोड़ा सा इजीली कर लेंगे अपन उसे। एस माइनस ए, एस तो ये रहा, माइनस ए साइड पूरी ए बी साइड को ए बोलते हैं, तो ये कितनी होगी 8 प्लस एक्स। तो यहां जब माइनस बाहर है तो अंदर जाएगा, तो भी माइनस के साइन बदल देगा। ऐसे एस माइनस बी, अब बी ये है 8 प्लस 6 होता है 14, तो माइनस का 14 हो गया। और एस माइनस सी ये है बेटा, तो यहां से जाएंगे तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का 6 और माइनस का x। समझ में आ रहा है तुम लोगों को कैसे किया हम लोगों ने, कि भैया ये दोनों हमारे पास साइड थी, तो साइड के सभी के साइन चेंज हो जाते जब ब्रैकेट ओपन होता है। तो एस तो एज इट इज रहा हमारे पास में, x से x कैंसिल हो गया, 14 में से 8 गया तो बचेगा यहाँ पर 6, फिर यहाँ से 14 में से 14 कैंसिल हो गया तो कितना बचेगा ओनली x, और यहाँ पर x में से x कैंसिल हो गया तो बचेगा 8। बस, इससे ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकते आप। और क्या होगा, कुछ बाहर आ रहा है क्या, देख लो आप, अगर आपके पास में आ जाए वो चीजें। तो 8 6 कितना होता है 48 x इंटू 14 प्लस x, ये हो गए हमारे पास में एक इक्वेशन। तो ये पूरा सोल्यूशन था। अब यहाँ पर हम इधर कर ले, तो कितना लिखा है 48 अंडर रूट ऑफ, यहाँ चल रहा है मेरे पास में अंडर रूट ऑफ 48x इंटू 14 प्लस x,
है ना, यही चल रहा है हमारे पास में 48x प्लस 14 प्लस x। ठीक है, अब हमारे पास अब हमारे पास में क्या चल रहा है बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, अब यहां से समझो इसको, यहीं से बता रही हूं मैं आप लोगों को। अब ये ट्रायंगल AOB ऐसे चल रहा है, ये A है, यहाँ पे चल रहा है मेरे पास में O पॉइंट, है ना, इसको बोलते हैं O पॉइंट, और ये चल रहा है B पॉइंट। अब इसमें मेरे पास में बेटा एक हाइट डल रही है, 90 डिग्री डल रहा है ना, 90 डिग्री डल रहा है मतलब ये, और बेस पूरा कितना चल रहा है, बेस चल रहा है 8 प्लस x, है ना। तो अगर ये मेरे पास चल रहा है तो AOB तो एक 90 डिग्री आ रहा है इसमें, तो मेरे पास में ट्राइंगल कौन सा बन जाएगा, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला बेटा, हाफ ऑफ बेस, बेस कितना है 8 प्लस x इंटू हाइट। अब हाइट कितनी है, 4 की हाइट है, और सभी में 4 की हाइट है, जैसे इसमें क्या ऐसे इसमें भी करना है, सेम इट इज हाफ ऑफ बेस। अब इसका BOC का BC बेस है, BC है, इट मीन्स उसका कितना हो जाएगा, बेस इंटू हाइट। हाइट सभी की 4 ही चल रही, क्योंकि आपने बोल रखा है रेडियस कितने की है, 4 सेंटीमीटर की रेडियस है, प्लस हाफ ऑफ बेस AC बेस है हमारे पास में, और AC बेस से मतलब कितना है 6 प्लस x, तो यहां लिख देंगे 6 प्लस x इंटू हाइट। हाइट तो अगेन 4 ही चल रही है सभी के पास में, क्लियर। अब इसको कट कर दें तो यहां से ये कैंसिल, तो ये बचेगा 2, यहां से कैंसिल तो यहां से बचेगा 2, यहां से कैंसिल तो ये भी बचेगा 2। तो अंडर रूट ऑफ 48 अभी एज इट इज चलने देते हैं अपन, 48x इंटू 14 प्लस x इज इक्वल टू, अभी इसको कुछ भी मत करना क्योंकि हम स्क्वायर रूट कर देंगे यहां से, है ना, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। अब ये जो 2 चल रहा है, अब ये कैलकुलेशन है तुम्हारी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, देखो ध्यान से, 2 को मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 8 2 16, और ये बचेगा प्लस का 2x। अब प्लस चल रहा है मेरे पास में, ये बन रहा है 14 2 28, प्लस का साइन आ गया, प्लस का साइन, और ये चल रहा है 2 6 2 हो गया 12 प्लस 2x। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा और। तो यहां तो मेरे पास में चल रहा है अंडर रूट ऑफ 48x 14 प्लस x, है ना। ये लेंदी कैलकुलेशन मैंने पहले भी बताया था। x और x कितने x हो गए बेटा, 4x हो गए, 2x 2x 4x हो गए हमारे पास में, है ना, प्लस 16 28 और 12, तो बताओ 28 और 12 मिलके तो मेरे पास में हो गया 10, ये हो गया 2 3 4 40 प्लस 6, ये हो गया मेरे पास में टोटल 56। ठीक है, कितना हो गया 56 हो गया। अब इसको अपन और सॉल्व कर लेते हैं। इधर कितना दे रखा है बेटा 14 8x, और ये, और इन दोनों में से 4 कॉमन ले लूं मैं, तो मैं बोथ साइड स्क्वायर करके, तो इधर से स्क्वायर हट जाएगा बेटा, है ना, स्क्वायर रूट हट जाएगा, 48x इंटू 14 प्लस x, और यहां पर मेरे पास में क्या लिखा है, 4 कॉमन लिया, x प्लस 14, और इन पूरे का स्क्वायर कर दिया मैंने, तो इस पूरे का आप कर देना स्क्वायर, क्योंकि जब स्क्वायर करते हैं तो उधर का जो स्क्वायर रूट है वो तो हट जाएगा हमारे पास में, और इधर स्क्वायर लग जाएगा। तो अब क्या बना बेटा 48x इंटू 14 प्लस x इज इक्वल टू 4 4 16, स्क्वायर किया, और x प्लस 14 हमारे पास में चल ही रहा था स्क्वायर में। अब इसको कट कर दो इससे, और 16 3 तो मेरे पास में 3x बचा इधर से, और इधर से कितना बचा x प्लस 14, तो x इधर आएगा तो मेरे पास में माइनस का हो जाएगा 14, तो मेरे पास में 2x की वैल्यू तो 14 हो गई, तो x कितना आ गया बेटा, x आ गया मेरे पास में 7, तो ये कितना हो गया, ये 7, तो ये भी कितना हो गया 7। तो आपसे क्या पूछा था उसने, आपसे पूछा था AB और AC बताइए, तो ये था मेरे पास में 6, तो 6 और 7 कितना हुआ बेटा मेरे पास में 13, और ये कितना हुआ 7 और 8, ये हो गया मेरे पास में 15। हेंस दिस इज द लेंथ ऑफ साइड AB एंड AC। अच्छे से करना, छोटी छोटी मिस्टेक्स होने के चांसेस हैं, हो सकते हैं, तो गलती मत करना। देखो तीनों साइड्स को आपने मान लिया, यहाँ पर जो मेरे पास में साइड थी इसको x माना मैंने, फिर पूरे ट्रायंगल का एरिया 3 टुकड़ों में मैंने डिवाइड कर दिया, और ट्रायंगल भी इसीलिए जहां पर मेरे पास जो ट्रायंगल है, मेरे पास मेन जो ट्रायंगल है उसकी पूरी साइड आनी चाहिए, है ना, इस तरीके से हमने लिया।
एक जो होल ट्राइंगल एबीसी है उसका एरिया कैसे निकाला था, तो उसका एरिया हमने बाय हीरोन्स फॉर्मूला निकाला था हमने, है ना, हीरोन्स फॉर्मूला से निकाला। अब बाकी के ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाला था, तो उनमें हमारे पास में बेस इंटू हाइट वाला कंसेप्ट मिल रहा था, तो हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट से हमने वैल्यू करी, सॉल्व किया तो हमारे पास में कुछ इस तरीके की इक्वेशन आई। अब ये दोनों 4 की टेबल में आते तो मैंने 4 कॉमन ले लिया और x प्लस 14, स्क्वायर रूट हटाना था तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, दोनों तरफ स्क्वायर किए तो यहां से तो रूट हट जाएगा और इधर स्क्वायर लग जाएगा। अब इसको तो एज इट इज, और यहाँ स्क्वायर किया तो 4 का स्क्वायर अलग होगा और x प्लस 14 का स्क्वायर अलग होगा, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 को डिवाइड कर देंगे 40, 16 से डिवाइड हो जाएगा 48, कितने टाइम में हो जाएगा बेटा, 3 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा हमारे पास में, 3 टाइम्स डिवाइड हुआ तो 3x, और ये भी दोनों सेम है तो अगर ये 1 है तो इधर से कट जाएगा, फैक्टर कम हो जाएगा तो x प्लस 14 ही बचेगा, x प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई कितनी, 7, और अगर 7 आ गई तो हम साइड पूरी ए बी और ए सी फाइंड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए आप लोग अच्छे से करके आना, ठीक है। चलो, सो हमारी क्लास का, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सब्सटेंस सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर, ठीक है। सो हम यहाँ से एक शेप ले लेते हैं कि हमारे पास एक सर्कल है। अब ये सर्कल कौन सर्कमस्क्राइब कर रखा है हमारे पास, एक क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल आप ड्रॉ कर ले, यहाँ से इसको ड्रॉ कर लेना। किस तरीके से आप ड्रॉ करेंगे बेटा, देखो मैं बताती हूँ आपको, ये हमारे पास में इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा, जैसे एक लाइन ये हमने ड्रॉ करी, एक हमारे पास में इस तरीके से लाइन ड्रॉ हो जाएगी यहाँ पर, है ना, एक तरीके से हमारे पास में ये सर्कमस्क्राइब हमने इस तरीके से ड्रॉ किया, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करी हमने और एक लाइन ये ड्रॉ करी हमने, लेट अस सपोज ये जो एक पॉइंट है यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर है, एग्जैक्ट नहीं है बट ठीक है इतना। अब ये हमारे पास में एक पॉइंट है, तो लेट अस सपोज कि हमारे पास ए बी सी डी एक क्या है हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है। अब क्वाड्रिलेटरल हमारे पास कुछ पॉइंट्स पे टच कर रहा है, पी क्यू आर और एस पे, और सेंटर हमारे पास में ओ है। अब हम इन सबको तो मिला देते हैं, ओ से एस को मिलाया, ओ से पी को मिलाया, ओ से क्यू को मिला दिया, ओ से आर को हमने मिला दिया, क्लियर। अब इनके जो पॉइंट्स है बेटा इनको भी आपस में मिला दो, यहाँ पर ये जो पॉइंट्स जा रहे हैं ना, इन पॉइंट्स को भी हम आपस में मिला देते हैं, आपस में मिला देते हैं। क्यों कर रहे हैं अभी देखो बताती हूँ। उसने क्या बोला, आपके पास जो ऑपोजिट साइड से क्वाड्रिलेटरल की, दैट इज ए बी और डी सी, ये दोनों मिलके सप्लीमेंट्री एंगल बना रही होती है। तो देखो ए बी साइड ऐसी चल रही है और ये पूरा इस तरीके से हमारे पास में एंगल के साथ बना रही है, ये ए बी साइड है मेरे पास में और ये रहा सेंटर ओ, तो इस तरीके से ये दोनों मिलके आएंगी तो मेरे पास में ये पूरा एंगल, इसको एंगल ओ बोल देते हैं अपन, और नीचे मेरे पास में साइड जा रही है सीडी, सीडी भी यहाँ पर, तो ये दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए बेटा, ये ए ओ बी यहाँ जो चल रहा है ए ओ बी और सी ओ डी, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, तो सप्लीमेंट्री होना चाहिए। कितना बोल रहा है वो, सप्लीमेंट्री बोल रहा है हमारे पास में, तो ठीक है जो बोल रहा है हम कर लेंगे। अब पहले तो यहाँ से इसका नाम दे दो, इनके नामकरण कर दो, वो ज्यादा जरूरी है हमारे पास में, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। अब इसको बोल देते हैं एंगल 1, ये एंगल 2, क्योंकि ए से शुरू हो रहा है तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8, इसको एंगल 8 बोल दिया। क्लियर, आप लोगों को सब कुछ दिख रहा है कि क्या क्या हो गया हमारे पास में। अब क्या, अब मुझे पता है कि ट्राइंगल अगर मैं ले रही हूँ, कौन कौन सा ट्राइंगल बेटा, अगर देखो ऐसे यहां से इस तरीके का क्वेश्चन अपन ऑलरेडी करके आ चुके थे, ये मेरे पास में ए पॉइंट चल रहा है, इसको बी बोला, ये ओ है और ये एस है, तो 2 ट्राइंगल बन रहे हैं मेरे पास में, क्लियर। 2 ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना आपको बता दिया था मैंने, अब मैं यहां पर बता देती हूँ। तो देखो इन ट्राइंगल, अब कंस्ट्रक्शन वगैरह सब आप लिख लेना, ए एस ओ एंड ट्राइंगल ए पी ओ, ठीक है, इनको हम कॉन्ग्रुएंट बता देते। तो कॉन्ग्रुएंट बताने के लिए मेरे पास में ए ओ तो दोनों के पास कॉमन हो गई, है ना, इसको बोल देते हैं अपन, ये कॉमन है हमारे पास में। दूसरा रेडियस आ जाएगी हमारे पास में, तो रेडियस ओ एस इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास में, ओ ओपी, ओपी, ये दोनों क्या हो गया हमारे पास में, रेडियस हो गई। और एक चीज और क्या कॉमन आ रही है कि ए एस जितना है उतना ही ए पी भी होगा, ये टेंजेंट से फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स हमारे पास में, है ना, ये तो पता है ना तुम लोगों को। अब पूरे चैप्टर में हम ऑलमोस्ट यही करते आए हैं।
अब क्या, तो ये जो दोनों ट्राइंगल थे ए एस ओ कॉन्ग्रुएंट हो गया ए पी ओ के, किसके थ्रू बेटा, बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू। अब जब ये मेरे पास में हो गए कॉन्ग्रुएंट, तो हम क्या बात करेंगे, ये सेंटर पे बनने वाला ये जो एंगल होगा, यानी कि एंगल 1 एंगल 2 के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, है ना। ये बाय सिपिसिटी हम इसको इक्वल कर सकते हैं। तो इस कंडीशन से हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के बाय सिपिसिटी आप यहां लिख सकते हैं। अब क्या, अब ऐसे हमारा क्वाड्रिलेटरल है, तो ऐसे तो 4 पार्ट में डिवाइडेड है, एक पार्ट तो ये है, फिर ये है, फिर ये है और ये है, तो ऐसे 3 और 4 में रिलेशन देख लूं तो एंगल 3 और एंगल 4 कितने हो जाएंगे, ये भी तो आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1, ये बोल दो आप इक्वेशन नंबर 2। ऐसे ही मेरे पास में एंगल 5 और एंगल 6 भी आपस में कैसे हो जाएंगे, एंगल 5 और एंगल 6 भी आपस में इक्वल, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ऐसे ही एंगल 7 और एंगल 8 भी आपस में हो गए इक्वल। क्लियर, ये समझ में आया, क्योंकि ये दो आपस में इक्वल हुए तो ये भी बाय कॉन्ग्रुएंसी ऐसे ही करेंगे, बाय सिपिसिटी ये भी इक्वल, बाय सिपिसिटी ये भी इक्वल, सारे एंगल्स आपस में इक्वल होकर हमने कुछ कंडीशंस बता दी। अब क्या, अब समझो यहां से हमारे पास में कंडीशन क्या आएगी, इसको इक्वेशन नंबर 1 यहां पर लिख देती हूँ मैं, है ना, नीचे छोटा सा। अब मेरी बात बताओ कि ये सेंटर पे बनने वाले सभी एंगल का सम, ये जितने भी दिख रहे हैं, पूरा एक सर्कल दिख रहा है, तो मुझे बताओ इन सारे एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, क्योंकि आपके पास में क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल में सेंटर पे बनने वाले सभी एंगल का सम तो 360, सॉरी 180 क्या 360 होना चाहिए हमारे पास में। तो बताओ यहां से क्या मैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस 5 एंगल प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 और एंगल 8, इन सबको अगर ऐड करूं तो मेरे पास में टोटल 360 होना चाहिए, क्योंकि पूरा घूम रहे हैं तो 360 होना चाहिए। क्लियर, इतना समझ में आया। अब मेरी बात समझो, आपने क्या बोला था, ऑपोजिट साइड्स हमारे पास में इक्वल एंगल बनाती है, तो ऑपोजिट साइड्स के एंगल लेना है। अभी पहले तो हम इसको चलने देते हैं। एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर थे, आपस में बराबर है, ऐसे 3 4 बराबर है, ऐसे 5 6 बराबर है, ऐसे 7 8 बराबर है। तो किन को आप किन दो एंगल को इक्वल करोगे, यहां एक छोटी सी समझने वाली चीज है, उसको समझो। ये चल रही है मेरे पास में साइड ए बी, है ना, मैं इसको तोड़ के लिख रही हूँ, ये साइड ए बी चल रही है और यहां से मेरे पास में एंगल ओ से बना रही है, क्योंकि आपने बोला कि जो क्वाड्रिलेटरल है इसकी ऑपोजिट साइड जो होती है वो ऑपोजिट साइड्स हमारे पास में क्या करती है, सेम जो हमारे पास जो एंगल सबटेंड बन कर रही होती है हमारे पास में सेंटर पे, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। क्लियर, ठीक है। तो सेंटर पे अगर मैं ए बी की बात करूं तो ए बी मिलके ये एंगल यहां ला रही है, तो यहां पर कौन कौन से दो एंगल आ रहे हैं, ये पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, तो यहां एंगल आ रहे हैं 2 और 3, मतलब मुझे 1 और 8 का तो कुछ काम नहीं है ना, 1 और 8 को रिप्लेस कर देंगे किससे, 2 से। तो देखो पहले तो 1 को रिप्लेस कर रही हूं मैं 2 से, इस 1 को रिप्लेस कर रही हूं किससे, 2 से। मुझे 2 नहीं 1 नहीं चाहिए, एंगल 2 चाहिए, क्यों, क्योंकि मैं पूरा इस एंगल को चाहती हूँ। ऐसे मुझे एंगल 3 नहीं चाहिए, क्या चाहिए, एंगल 3 चाहिए, एंगल 4 नहीं चाहिए, हमको 4 को रिप्लेस किससे कर रहे हैं हम, एंगल 3 से। ऐसे ही 5 और 6 चाहिए क्या, नहीं मुझे तो CD चाहिए, CD पे हमको एंगल चाहिए 6 और 7, तो 5 और 8 हटा दे, तो 5 मुझे काम का नहीं, 5 को रिप्लेस किससे कर दे हम, 6 से, और ऐसे 8 को किससे रिप्लेस कर देते हैं हम, 7 से। बहुत सारे बच्चों को हो समझ में आ गया होगा, किन ही बच्चों को नहीं समझ में आया तो बता देती हूँ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने ऐसा किया है कि ऑपोजिट साइड जो होती है हमारे पास में क्वाड्रिलेटरल की, इसके अकॉर्डिंग बेटा उस सर्कल के सेंटर पे सेम सप्लीमेंट्री एंगल सबटेंड करना चाहिए। तो मैंने ए बी और सी डी साइड ले ली, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट थी। ये ऑपोजिट साइड हमारे पास में जब सेंटर पे मिल रही है तो एंगल ए ओ बी और सी ओ डी का सम हमको बताना था, तो वो सी ओ डी और ए ओ बी को हमने कुछ टुकड़ों में तोड़ लिया था, उसके हिसाब से हमने बता दिया। आप चाहे बेटा तो एडी और बीसी को लेकर भी ये कंसेप्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई कंपल्सेशन नहीं कि आपको ए बी और सी डी लेना है, आप चाहे तो एडी और बीसी पे भी काम कर सकते हैं। ठीक है, अब चलो, अब अगर आपने इस तरीके से बता दिया तो मैं यहां लिख सकती हूं ये एंगल, ये 1 को रिप्लेस किया आपने 2 से, तो ये 2 एंगल 2 हो गया, प्लस यहां पर ये 2 एंगल 3 हो गया, प्लस ये 2 एंगल 6 हो गया, प्लस ऐसे ये 2 एंगल 7 हो गया, इज इक्वल टू ये चल रहा है पूरा 360 डिग्री। अब सभी के पास से 2 कॉमन आ रहा है, तो मैं यहां से लिख सकती हूँ एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल
7, ये 360 को सबसे 2 आपने कॉमन लिया तो 2 ही कॉमन है, 2 को 360 से डिवाइड कर दिया तो कितना बचा बेटा 180 डिग्री, है ना। अब 180 डिग्री बना तो एंगल 2 और एंगल 3 मिलके क्या बना रहे थे, एंगल 2 और एंगल 3 मिलके क्या बना रहे थे, एंगल AOB, एंगल AOB प्लस एंगल 6 और एंगल 7 मिलके क्या बना रहे हैं, एंगल 6 और एंगल 7 मिलके बना रहे थे एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो भैया यहाँ से क्या समझ में आया मुझे, यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है अगर वो अपने सर्कल को, अपने अंदर एक सर्कल को रखा है, सर्कमस्क्राइब किया हुआ है सर्कल को, तो वो सेंटर पे कितना एंगल बनाता है, सप्लीमेंट्री बनाती है उनके ऑपोजिट साइड्स। तो एंगल AOB और एंगल COD कितने डिग्री, 180 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से आपको करना है, थोड़ा सा मेसी है बट जैसे आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये चैप्टर हो जाएगा और बहुत अच्छे से होगा। बहुत टफ चैप्टर नहीं है, बहुत इजी है, सिर्फ और सिर्फ टेंजेंट और रेडियस पे काम करना है। तो अगर वही कंसेप्ट आप लोगों को बार बार करना है, कुछ 13 क्वेश्चन है विद एग्जाम्पल्स, बेटा एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है इसके, तो एग्जाम्पल आप अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। आज की क्लास हमारी यहीं पे ओवर होती है। थैंक यू सो मच। पहले तो रिवाइज कर लो कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा टेंजेंट, हमने पढ़ा रेडियस के बारे में, डायमीटर के बारे में, सेकेंड के बारे में पढ़ा, कॉर्ड के बारे में पढ़ा। फिर सर्कल में जितने भी थ्योरीज होते हैं कि अगर रेडियस आ गई और टेंजेंट आ गई तो ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। और अगर सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे होते हैं तो वो क्या होती है, वो टेंजेंट हमेशा इक्वल होती है ना। तो कुछ थ्योरी पार्ट था जो हमने कवर किया था। बाकी टेंजेंट्स वाले चैप्टर या सर्कल की बात करो तो आप लोगों को सारी कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अभी भी अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को बार बार रिवर्स करके देखना, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू सो मच क्लास फॉर योर सपोर्ट। आगे ही हम ऐसे ही वीडियोस बनाते रहेंगे, आप लोगों का प्यार ऐसे ही बनाए रखो। अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं आप लोगों को तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।